Friends, so as we have discussed seamless credit regime, there is a subsequent point which talks about the compliance. When I say compliance, तो ऐसा बोला गया है कि there is a very strong focus on compliance with the state of art GST infrastructure. So basically compliance बहुत ज़्यादा strong बनाया गया है GST में. But before we discuss this compliance issue, there is something which is more important. In fact, एक point है जो ज़्यादा ज़रूरी है जो हमें समझना है. मैंने आपको इनिशियली फर्स्ट पॉइंट में ड्यूअल जीएसटी टैक्स सिस्टम की बात की फ्रेंड्स. तो मैंने आपको ये समझा दिया कि अगर आप सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन करो तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है, अलग स्टेट में ट्रांजैक्शन करो तो आईजीएसटी लगता है, सेम यूनियन टेरिटरी में ट्रांजैक्शन करो तो सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी लगता है, कोई और यूनियन टेरिटरी या यूनियन टेरिटरी के बाहर कोई स्टेट से ट्रांजैक्शन करो तो आईजीएसटी लगता है. दो यूनियन टेरिटरीज ऐसी है जो एसजीएसटी चार्ज करेगी एज कंपेयर टू यूटीजीएसटी. तो फ्रेंड्स, ये सारे ट्रांजैक्शंस मैंने आपको समझाए विथ रिगार्ड टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी. बट एक चीज है जो हमने अभी तक कवर अप ही नहीं किया. व्हाट इज दैट? तो क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या? कोई बोला इंपोर्ट एक्सपोर्ट? यस फ्रेंड्स, व्हेन आई से जीएसटी इट सेज वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट एंड ऑल दैट, वो आपको समझ में आता है. बट मेरा कंसर्न है कि कस्टम के ऊपर क्या उसका कोई इंपैक्ट है? नहीं है. बिकॉज जिन लोगों को पता है GST has subsumed all the taxes. It has subsumed excise, it has subsumed service tax, it has subsumed VAT, it has subsumed entertainment tax, it has subsumed central sales tax, it has subsumed entry tax, octroi and many other taxes. But whether it has subsumed custom, तो क्या answer is prima facie no. I would just say prima facie no. क्यों? तो कि जब हम कस्टम की बात करते हैं तो हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं. यानी जब कुछ इंपोर्ट होता है या जब कुछ एक्सपोर्ट होता है तो बेसिकली इट्स अ कस्टम ड्यूटी. अब जब भी कुछ इंपोर्ट होगा या जब भी कुछ एक्सपोर्ट होगा इट्स अ मैटर ऑफ कस्टम ड्यूटी. बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, when you say import or export, it is out of one nation, one market, one tax system. Because one nation means somewhere within the nation if you do it, because one nation is treated as one market. तो import export तो one nation one market के ऊपर है. तो क्या import export के ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होगी या नहीं होगी? तो क्या दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ये एक ही ऐसी चीज है फ्रेंड्स जिसमें गुड्स और सर्विसेज को हम डिफरेंशिएट करेंगे. अदर देन दैट जीएसटी में गुड्स हो के सर्विस हो सबके लिए क्राइटेरिया सेम दिया हुआ है. माने तो कि मैं गुड्स बेचूं कि मैं सर्विस दूं, दोनों में जीएसटी अप्लाई होता है. गुड्स बेचूं तो भी जीएसटी लगता है, सर्विसेज दूं तो भी जीएसटी लगता है. बिकॉज जीएसटी का तो मतलब ही है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. बट उस जीएसटी में एक चीज को डिफरेंशिएट किया है. एंड व्हाट इज दैट? तो कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मीन्स, सॉरी नॉट इवन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, only import, but import of goods and import of services. Means what? तो कि अगर मैं गुड्स इंपोर्ट करूं ना तो उसके ऊपर फ्रेंड्स कस्टम ड्यूटी लगता है. बट अगर मैं सर्विस इंपोर्ट करूं तो फ्रेंड्स उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है, उसके ऊपर जीएसटी लगता है. फ्रेंड्स वापस बता रहा हूं, अगर मैं गुड्स इंपोर्ट करूं तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगता है. बट अगर मैं सर्विस इंपोर्ट करूं ना तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है फ्रेंड्स, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज हो रहा है. यस फ्रेंड्स, आज ये हो रहा है. इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज लायबल फॉर कस्टम ड्यूटी वाइल इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज लायबल फॉर जीएसटी फ्रेंड्स. सो ये प्रैक्टिकली एक ही पॉइंट है जहां पे गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजैक्शन डिफरेंशिएट होता है. बाकी गुड्स हो के सर्विस हो द टैक्स हैज टू बी ऑलवेज सेम. बट गुड्स और सर्विसेज में एक ही चीज अलग है. इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज लायबल फॉर कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज लायबल फॉर जीएसटी. और ये ऑलवेज चालू रहेगा. तो जब भी तुम कुछ गुड्स इंपोर्ट करो, जब भी तुम कोई सर्विसेज इंपोर्ट करो तो याद रखना दोनों में अलग होगा. हाँ, एक और चीज फ्रेंड्स, जब मैं कोई गुड्स इंपोर्ट करता हूं तो मैं भरता हूं कस्टम ड्यूटी. जब मैं कोई सर्विस इंपोर्ट करता हूं तो मैं भरता हूं जीएसटी. बट जब मैं कोई गुड्स इंपोर्ट करूं ना तो उसमें जो कस्टम ड्यूटी लगता है ना, उस कस्टम ड्यूटी में ओवर एंड अबोव बेसिक कस्टम ड्यूटी देयर इज एन आईजीएसटी कंपोनेंट. देखो वापस बताता हूं. When I say import of goods, it's a matter of customs. It's not a matter of GST. When I say import of services, it's a matter of GST. However, when I say import of goods, it's a matter of custom duty, but that custom duty will, in addition to basic custom duty, will also have a GST component on that. Means
तो कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे लगता कस्टम ड्यूटी है, बट उस कस्टम ड्यूटी में भी जीएसटी का एक कंपोनेंट है विच इज आईजीएसटी अंडर सेक्शन 37 ऑफ कस्टम्स एक्ट. इट्स नॉट ऑफ जीएसटी एक्ट, इट्स ऑफ कस्टम्स एक्ट. माने कस्टम एक्ट के अंदर एक आईजीएसटी नाम का टैक्स लिवाइड होता है जो अल्टीमेटली लोकल जीएसटी से इक्वल है. मींस अगर कोई प्रोडक्ट में गुजरात इंडिया में ऑफर करूं तो उसके ऊपर कितना जीएसटी लगता है फ्रेंड्स? उसके ऊपर जितना जीएसटी लगता है उतना आईजीएसटी लगेगा एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, एंड दैट आईजीएसटी विल नॉट बी चार्ज अंडर जीएसटी एक्ट, दैट आईजीएसटी विल बी चार्ज अंडर कस्टम्स एक्ट. सो होगा क्या? तो कि इंपोर्ट के ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी चार्ज होगा विच इज इक्वल टू जीएसटी प्रिवेलिंग इन इंडिया. एज कंपेयर टू दैट जब हम सर्विसेज इंपोर्ट करेंगे तो फ्रेंड्स जीएसटी ही ट्रिगर होगा, अंडर जीएसटी एक्ट ट्रिगर होगा. कोई बोले पर ये डिफरेंस क्यों है? तो क्या फ्रेंड्स वो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में समझाऊंगा कि भाई जीएसटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर जीएसटी चार्ज करने का पावर है, बट इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर चार्ज करने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आज भी कस्टम एक्ट के अंदर ही है, जीएसटी एक्ट के अंदर वो कवर नहीं हो रहा है. तो कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ये दोनों अलग चीजें हैं. इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगता है, दो दैट कस्टम विल हैव अ जीएसटी कंपोनेंट, बट वो कस्टम ही रहेगा, जबकि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर ऑलवेज जीएसटी ही लगने वाला है. सो ये पॉइंट ऑलवेज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. अब आता है एक्सपोर्ट की बात. तो कि एक्सपोर्ट के ऊपर जीएसटी होगा कि नहीं होगा? तो कि अगेन एक्सपोर्ट इज नॉट विद वन नेशन, इट इज विद अदर नेशन. हाउएवर एक्सपोर्ट में भी ऑलवेज याद रखना जीएसटी कंपोनेंट है. माने तो अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा. तो कि वो तुम्हारे हाथ में है. तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम एक्सपोर्ट करो विथ टैक्स या तो तुम एक्सपोर्ट करो विदाउट टैक्स. अगर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो विथ टैक्स वो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो विदाउट टैक्स वो भी तुम्हारी मर्जी. तुम्हें जो करना है वो करो, वो दोनों ऑप्शंस तुम्हारे पास रहेंगे. बट यस, एक्सपोर्ट विथ टैक्स और विदाउट टैक्स पॉसिबल है. कोई बोले तो अगर विदाउट टैक्स पॉसिबल है तो कौन विथ टैक्स करेगा? फ्रेंड्स उसके लिमिटेशंस है कि भाई अगर विदाउट टैक्स करना है तो पहले श्योरिटी सिक्योरिटी देना पड़ेगा, अगर वो दोगे तो विदाउट टैक्स निकालने देंगे बाहर. लॉजिक है ना फ्रेंड्स. लाइक अगर मैं गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो यस, एक्सपोर्ट आई अंडरस्टैंड इज एन एग्जम्प्ट, तो वो विदाउट टैक्स जा सकता है. बट द पॉइंट इज एक्सपोर्ट तो बाद में होगा ना फ्रेंड्स, पहले तो फैक्ट्री से बाहर निकलेगा. अब फैक्ट्री से बाहर निकला तो गारंटी दो आप कि जो गुड्स फैक्ट्री से बाहर निकल रहे हैं वो एक्सपोर्ट ही होंगे, वो भी लिमिटेड टाइम पीरियड में. अगर तुम ऐसा गारंटी देने के लिए रेडी हो ना फ्रेंड्स, यस फ्रेंड्स, अगर तुम ऐसा गारंटी देने के लिए रेडी हो तो वो विदाउट टैक्स निकालने देंगे. अगर तुम ये गारंटी देने के लिए रेडी नहीं हो तो वो बोलेंगे कि अभी टैक्स भर दो, बाद में जो टैक्स भरा ना उसका रिफंड ले जाना. सो बेसिकली एक्सपोर्ट विथ टैक्स करना कि एक्सपोर्ट विदाउट टैक्स करना वो दोनों तुम्हारे ऊपर है. अगर तुम विदाउट टैक्स करना चाहते हो तो गिव श्योरिटी, देयर इज एलयूटी बॉन्ड कंसेप्ट, वी विल स्टडी लेटर ऑन. बट गिव श्योरिटी, गिव सिक्योरिटी. इफ यू डू सो दे विल अलाउ यू टू गो विदाउट टैक्स. If you don't want to do that, then as of now you pay tax and then later on get the refunded. So basically export पे GST अप्लाई होगा कि नहीं होगा, अगर वो पर्सपेक्टिव से सोचे तो यस अप्लाई होगा. अब वो टैक्स भरना कि नहीं भरना वो तुम्हारा डिसीजन है. भरना चाहो तो भरो और बाद में रिफंड ले लो, ना भरना चाहो तो ना भरो, वो तुम्हारा डिसीजन है. एक्सपोर्ट पे जीएसटी भरना कि नहीं वो तुम डिसाइड करो. बट यस, एक्सपोर्ट पे जीएसटी अप्लाई 100% होगा. सो फ्रेंड्स, मैंने आपको ड्यूअल जीएसटी में ही ये एक्सप्लेन कर दिया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शंस के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा या नहीं होगा. लोकल तो मैंने सारे समझा दिए थे. अब मैंने तुम्हें बताया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शंस के ऊपर जीएसटी अप्लाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. तो कि इंपोर्ट पे होगा नहीं होगा डिपेंड करता है, गुड्स है कि सर्विस है. गुड्स है तो नहीं होगा, सर्विसेज है तो जीएसटी अप्लाई होगा, गुड्स है तो कस्टम अप्लाई होगा. कस्टम में जीएसटी भले अप्लाई हो बट वो कस्टम के हिसाब से जीएसटी है, वो जीएसटी एक्ट के हिसाब से नहीं है. और एक्सपोर्ट में यस जीएसटी होगा और वो जीएसटी लगाना, विद टैक्स करना, विदाउट टैक्स करना वो तुम्हारे हाथ में है. बट एक्सपोर्ट पे जीएसटी अप्लाई हो जाएगा, वो पक्का है. फिर एक और चीज है फ्रेंड्स, ऑलवेज याद रखना कि हमारे वहां पे 0% का मतलब होता है नील, एग्जम्प्ट.
जबकि हमारे वहां पे सारे एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस को वो 0% में नहीं, जीरो रेटेड नाम के एक टर्म में कवर कर रहे हैं. व्हाट इज जीरो रेटेड? तो क्या लॉ में जीरो रेटेड नाम का एक टर्म डिफाइन हुआ है विच सेज कि ऑल द एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस एंड ऑल द ट्रांजैक्शंस विद एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स विल बी आइडेंटिफाइड एज जीरो रेटेड. अब 0% और जीरो रेटेड में बहुत बड़ा फर्क है. 0% मीन्स एग्जम्प्ट, नील. ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिसपे 0% टैक्स प्रिस्क्राइब है. आप सबको पता है जीएसटी में 5 रेट है, 0, 5, 12, 18, 28. तो जिन गुड्स के ऊपर 0% रेट प्रिस्क्राइब है मैं उसकी बात कर रहा हूं. जो नील है, जो जीरो है, जो एग्जम्प्ट है, ये सब 0% वाले हैं. जबकि कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जो एक्चुअली लाइक गुड्स आर लायबल फॉर 5% और 12%, आई मीन एनी रेट. Goods are liable for some rate, but because we export it और because we supply to SEZ, तो उस पे टैक्स नहीं भरना है, इसीलिए उसको जीरो रेटेड बताया गया है. देखो, एक होता है मेरे गुड्स ही 0% पे, दूसरा होता है कि गुड्स 0% पे नहीं है, बट बिकॉज मैं उसे एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो उसे जीरो रेटेड कैटेगरी में नोटिफाई किया गया है. So 0% and zero rate is different. 0% means goods का rate ही 0% है. Zero rate means zero rate नहीं है, 0% नहीं है. But because मैं उसे export कर रहा हूं, मैं उसे SEZ में भेज रहा हूं, तो उसे zero rated का नाम दे दिया है. ये दोनों जीरो अलग अलग है. Always याद रखना फ्रेंड्स. Yes friends, now we'll talk about the strong focus on compliances with the state of art GST and infrastructure. सो बेसिकली जीएसटी में जो कंप्लायंस का सिस्टम बनाया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है. प्रिसाइजली यू नो हम लोग जनरली क्लास में ऐसा कम्युनिकेट करते हैं स्टूडेंट्स को. सो आई मीन लाइक दिस इज व्हाट इज रेलेवेंट फॉर यू पीपल कि जीएसटी में अब तक मैंने जो भी बताया ना वो सब सही पिक्चर था, वो सब अच्छा पिक्चर था. लाइक अच्छी क्रेडिट सिस्टम बनाई हुई है, ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर बनाया था, सेंटर और स्टेट दोनों को बेनिफिट हो. ओरिजिन से डेस्टिनेशन में शिफ्ट किया जो एक्चुअल लॉजिकल था, एंड डेस्टिनेशन में शिफ्ट करने के कारण अगर कोई स्टेट को लॉस हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कंपनसेट करके दे रहा है. स्टेट गवर्नमेंट के पास फ्लेक्सिबिलिटी हटा दी गई है सो दैट ओवरऑल सिस्टम विल गेट बेटर. बट बेसिकली जो भी है वो सब कुछ अच्छा है. तो देन व्हाई पीपल आर क्रिटिसाइजिंग जीएसटी अ लॉट? आई मीन लाइक यू रीड इन न्यूज़पेपर्स, यू अंडरस्टैंड फ्रॉम जनरल पब्लिक दैट पीपल आर क्रिटिसाइजिंग जीएसटी लाइक हेल. क्यों ऐसा हो रहा है? उसका एक ही रीजन है, दैट इज दिस कंप्लायंस. तो कोई बोले फिर यहाँ पे क्यों लिखा है स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन कंप्लायंस? तो कि बेसिकली कंप्लायंस को कंप्लायंस का इश्यू रिजॉल्व करने के लिए जो जीएसटी में रिटर्न का सिस्टम बनाया गया है वो सिस्टम जो डिजाइन हुआ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. आई मीन इससे बेटर सिस्टम कभी बन ही नहीं सकता. इट इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम दैट हैज बीन एवर डिजाइन. हाउएवर ये सिस्टम जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे जा रहा है वो इतना प्रॉपरली नहीं है. आई मीन लाइक इट हैज सो मेनी प्रॉब्लम्स इन करंट इकोनॉमिक, आई मीन करंट जीएसटी सिस्टम दैट रिटर्न फाइलिंग इज टुडे इम्पॉसिबल. एंड इनफैक्ट जितने नंबर ऑफ रिटर्न्स डिजाइन किए गए थे वो कभी आज सक्सेसफुली फाइल ही नहीं हो रहे हैं. अल्टीमेटली गवर्नमेंट हैज कंटिन्यूअसली इंक्रीज द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द रिटर्न्स. एंड आज अभी गारंटी के साथ नहीं बोल रहा हूं, बट प्रिसाइजली इन 1 month or somewhere down the line you will come to know that actually ये returns सारे change हो रहे हैं. And actually change होने वाला है, it is somewhere in process because as of now the system is not so good. So let us understand पहले क्यों ये सोच को मैं excellent बता रहा हूँ, क्योंकि actually जो सोचा गया है ना वो unmatchable है. But yes, the implementation is as of now getting difficult. So let me first talk about that कि क्या system था and क्यों वो difficult हो रहा है. तो जो अभी का सिस्टम बनाया गया है उसमें अलग अलग रिटर्न्स डिजाइन हुए हैं. ये सारे रिटर्न्स आपको एक नेटवर्क के ऊपर फाइल करने हैं. दैट नेटवर्क इज कॉल्ड एज जीएसटीएन. बेसिकली इट्स अ जीएसटी नेटवर्क. एंड ये नेटवर्क आई बिलीव सबको ये पता है इन्फोसिस जैसी एक कंपनी है जो डिजाइन कर रहा है और जो उसे रन कर रहा है. और यही इन्फोसिस कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ने पूरा ये टास्क दिया हुआ था. एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट ने, आई मीन लाइक इन्फोसिस कंपनी नहीं, एट द टाइम ऑफ लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी एक ऐसा कमिटमेंट दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हम जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करके दे रहे वो सॉफ्टवेयर नॉर्मल वेबसाइट से 10 गुना ज्यादा लोड बेयर कर पाएगा. आई मीन लाइक वेबसाइट्स लाइक आईआरसीटीसी, आई बिलीव सबको ये पता है कि आईआरसीटीसी इज वन ऑफ द आई मीन हैविंग द हाईएस्ट ट्रैफिक इन इंडिया. एंड ये वेबसाइट ऐसा है जिसपे हाईएस्ट नंबर ऑफ लोग विजिट करते हैं आईआरसीटीसी.
उससे 10 गुना फास्ट वेबसाइट हम लोग बना के दे रहे हैं. सो ये इन्फोसिस का एक कमिटमेंट था. नाउ बेसिकली आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हो रहा है सिस्टम के ऊपर, बिकॉज बहुत सारे लोग एक साथ रिटर्न फाइल करने बैठते हैं तो थोड़ा ब्रेक हो जाता है सिस्टम, ऑफलोड हो जाता है. ये सारे प्रॉब्लम्स है, बट ये सारे प्रॉब्लम्स एक सेकेंडरी स्टेज है. सबसे पहले मैं आपको जो समझा रहा हूं वो उसका जो कंप्लायंस है वो कैसे वर्क कर रहा है. तो जीएसटी में अलग अलग रिटर्न्स डिजाइन हुए हैं. जो पहला रिटर्न है, एज यू कैन सी ओवर हियर, इट इज जीएसटीआर 1, जो हमको फाइल करना है 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ. कोई बोले उस रिटर्न में क्या होता है, वो सब फ्रेंच में समझाता हूं. पहले मैं इवेंचुअली जो सिस्टम है उसकी बात कर लेता हूं. So first you have to file a GSTR 1 that is to be filed by 10th of next month. The second return that you need to file, I mean rather it automatically gets filed or someone has to file it. Let's not talk about that, वो secondary है. But that is what we called as GSTR 2A और जो 11th of next month तक submit होता है. Then इसी 2A के ऊपर एक और रिटर्न जनरेट होता है, is what we called as GSTR 2 जो 15th of next month तक फाइल करना होता है. और इसी 2 के ऊपर से एक और रिटर्न ऑटोमेटिक बेसिस पे जनरेट होता है, विच इज व्हाट वी कॉल्ड एज जीएसटीआर 1A, एंड दैट गेट जनरेटेड ऑन 16th ऑफ नेक्स्ट मंथ. सो 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ को 1 जनरेट होता है, 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ को 2A जनरेट होता है, 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ को 2 जनरेट होता है, एंड 16th ऑफ नेक्स्ट मंथ को 1A जनरेट हो रहा है. और ये सारे रिटर्न्स में जो प्रोसीजर है अगर तुम फुलफिल कर लेते हो तो अल्टीमेटली तुम्हें एक लास्ट रिटर्न सबमिट करना है, दैट इज जीएसटीआर 3 एंड दैट हैज टू बी फाइल्ड ऑन 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ. सो बेसिकली ये 5 रिटर्न्स है. हाँ, ये 5 रिटर्न्स है और वो हमें हर महीने भरने हैं. सो 12 महीने के हिसाब से आपको 60 रिटर्न्स भरने हैं. प्लस देयर इज वन मोर एनुअल रिटर्न विच इज जीएसटीआर 9. सो एक्चुअली तो आपको 61 रिटर्न्स भरने इन अ ईयर. ऑब्वियसली इट साउंड्स टू मच कि मेरे को 61 रिटर्न बनना है. जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, एक छोटा बिजनेसमैन है जो एक छोटे स्केल पे काम कर रहा है, एक छोटा सा शॉप ओन कर रहा है और वहां से छोटी मोटी चीजें बेच रहा है, और अगर उसका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है और उसको अगर एक साल में 61 रिटर्न्स फाइल करने हैं तो टेक्निकली इज इन बिग प्रॉब्लम. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने सिस्टम को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है और बोल दिया है कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम आप क्वार्टरली बेसिस पे फॉलो करोगे अगर आपका टर्नओवर इन अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज नॉट एक्सीडिंग 1.5 CR. सो अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है तो ये रिटर्न आपको मंथली नहीं, ये रिटर्न आपको क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना है. तो ये 5 रिटर्न्स है जो आप क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करोगे अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है. अगर 1.5 करोड़ से ऊपर है तो ये अगेन आपको ये मंथली बेसिस पे फाइल करना पड़ेगा. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड दैट वेदर यू विल फाइल ऑल दिस रिटर्न ऑन मंथली और क्वार्टरली, दैट डिपेंड्स ऑन योर टर्नओवर ऑफ 1.5 CR. नाउ चलो मैं क्वार्टरली फाइल करूं कि मुझे मंथली फाइल करना है, बट ये सारे रिटर्न मुझे फाइल तो करने ही है. तो ये सारे रिटर्न का सिस्टम वर्क कैसे करता है पहले मैं समझा देता हूं मैं. बेसिकली ये रिटर्न के पीछे जो सोच है ना वो बहुत बेहतर है, और अगर ये रिटर्न प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाए ना तो आई थिंक इकोनॉमी से ब्लैक ट्रांजैक्शंस बंद हो जाएंगे. टैक्स की चोरी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगी. ये क्यों मैं बता रहा हूं, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट दैट. व्हेन आई से जीएसटीआर 1 तो फ्रेंड्स दैट हैज टू बी फाइल्ड बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ. हर बंदे को 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक जीएसटीआर 1 फाइल करना है. बेसिकली जीएसटीआर 1 में उनसे डिटेल्स क्या देनी है, तो ऑल आउटवर्ड सप्लाईज, यानी जो जो चीजें वो बेच रहा है, जो जो चीजें वो सप्लाई कर रहा है, उन सब की डिटेल उसे जीएसटीआर 1 में सबमिट करनी है. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो एक महीने में मैंने जितने भी गुड्स बेचे हो, फॉर एग्जांपल मैंने 10 गुड्स बेचे हैं तो मैं 10 गुड्स की डिटेल दूंगा. अगर मैंने 1000 अलग अलग गुड्स बेचे हैं तो मैं 1000 गुड्स की डिटेल दूंगा. अगर मैंने 500 अलग अलग ट्रांजेक्शन किए हुए हैं और हर ट्रांजेक्शन में गुड्स बेचे हुए हैं तो मैं उसकी डिटेल दूंगा. मेरा एक महीने के अंदर जितना आउटवर्ड सप्लाई है मुझे वो सारी डिटेल्स देनी है एज अ मैन्युफैक्चरर. सिमिलर वे में मैन्युफैक्चरर ना होके अगर फॉर एग्जांपल सर्विस प्रोवाइडर हूं तो एक महीने में मैंने जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की है मुझे उसकी डिटेल देनी है. अगर मैं ट्रेडर हूं तो जो मैंने ट्रेड किया है मुझे उसकी डिटेल देनी है. सो बेसिकली एक महीने के अंदर मैं जितने भी ट्रांजेक्शन्स कंडक्ट कर रहा हूं मुझे वो सारे ट्रांजेक्शन्स की डिटेल सबमिट करनी है इन अ फॉर्म कॉल्ड एज जीएसटीआर 1, एंड ऑल दिस डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ. हाँ, अब डिटेल्स माने क्या, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस टू नवकार इंस्टीट्यूट. तो ऑब्वियसली व्हेन आई प्रोवाइड सर्विस टू नवकार इंस्टीट्यूट तो नवकार को मैंने एक महीने में सर्विस प्रोवाइड किया होगा, उसका मैंने एक सिंगल बिल दिया है. फॉर एग्जांपल
तो मुझे उस बिल की एग्जैक्ट डिटेल GSTR1 में देनी है। इसके अलावा अगर मैं अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहा हूं तो क्लाइंट्स को जो मैं बिल रेज कर रहा हूं मुझे उसकी डिटेल देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने एक महीने में 10 क्लाइंट को सर्विसेज दी है, तो जो 10 क्लाइंट्स है जिसके मैंने अलग अलग बिल बनाए, मुझे वो सारे बिल की डिटेल GSTR1 में देनी है। और डिटेल भी क्या माने, इन डेप्थ डिटेल देनी है। कोई बोले माने, तो बेसिकली आपको सबसे पहले अगर मान लो कि एक महीने में 10 इनवॉइस बनाए तो 10 इनवॉइसेस की डिटेल देनी है। नंबर 1 यू हैव टू गिव एज व्हाट, तो कि नंबर 1 यू हैव टू टॉक अबाउट द बिल नंबर। सो बिल नंबर विल बी 001 या जो भी मैंने दिया हुआ है। सेकेंड जो डिटेल मुझे प्रोवाइड करनी है वो कौन सी है, तो कि बिल डेट, कौन से दिन वो बिल बना था पूरे महीने का। पूरे महीने में 1st को बना था, 10th को बना था, 20th को बना था, 30th को बना था, 31st को बना था, जो भी बिल डेट है वो डेट, बिल नंबर, बिल डेट। देन मुझे कस्टमर का डिटेल देना है, यानी कस्टमर का नाम देना है और कस्टमर का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। इन रजिस्ट्रेशन नंबर व्हेन आई से, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर इज कॉल्ड एज GSTIN। व्हाट इज GSTIN? तो इट इज कॉल्ड एज GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे फ्रेंड्स इनकम टैक्स में हमारा रजिस्ट्रेशन होता है ना, उसे परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं। कंपनी में हमारा रजिस्ट्रेशन होता है उसे CIN बोलते हैं, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर ओल्ड टैक्स की बात करें, वैट में जो रजिस्ट्रेशन होता था उसे टिन बोलते थे, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक्साइज में जो रजिस्ट्रेशन होता था उसे ECC बोलते थे, एक्साइज कंट्रोल कोड। सर्विस टैक्स में जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता था उसे सर्विस टैक्स का ही रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते थे। वैसे ही एक्साइज का, GST का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे GST आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। तो मुझे बिल नंबर देना है, मुझे बिल डेट देना है, कस्टमर का नाम देना है, कस्टमर का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, मुझे वैल्यू बताना है गुड्स का, मुझे टैक्स का अमाउंट बताना है, मुझे इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट क्या ट्रांजैक्शन है वो बताना है, एंड एग्जैक्ट लोकेशन की डिटेल देनी है। ये सारी डिटेल्स मुझे प्रोवाइड करनी है। बिल नंबर, बिल डेट, कस्टमर नेम, कस्टमर GSTIN, वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन, टैक्स अमाउंट, टैक्स परसेंटेज के साथ ऑब्वियसली अमाउंट, देन एज आई सेड आई हैव टू से इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट एंड आई हैव टू गिव द लोकेशन। ये सारी डिटेल्स मैं मंथली बेसिस पे सबमिट करूंगा एंड ऑल दिस डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। सो ये सारी डिटेल्स अगर 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक मैं सबमिट कर दूंगा इन GSTR1, तो उसमें मैंने गवर्नमेंट को अपना आउटवर्ड बताया। अब मान लो कि एक महीने में मैंने 500 बिल बनाए तो मुझे 500 बिल की डिटेल देनी है। एक महीने में मैंने 50 बिल बनाए तो मुझे 50 बिल की डिटेल देनी है। जितने बिल मैं बनाता हूं वो सारे बिल की डिटेल मुझे गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देनी है। जब ये डिटेल्स मैं गवर्नमेंट को प्रोवाइड करूंगा तो मैं गवर्नमेंट को अपना आउटवर्ड बता रहा हूं। बट मोर इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जब मैं गवर्नमेंट को अपना आउटवर्ड बता रहा हूं तो उस आउटवर्ड में मैंने कस्टमर का नाम दे दिया, कस्टमर का रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया, बिल नंबर दे दिया, बिल डेट दे दिया, वैल्यू ऑफ गुड्स बता दिया, टैक्स अमाउंट बता दिया, कौन सी जगह सप्लाई किया है वो भी बता दिया। दैट मीन्स गवर्नमेंट को मैं अपना तो आउटवर्ड दे ही रहा हूं बट मैं अपने कस्टमर का इनवर्ड भी दे रहा हूं। जैसे मैंने अपना आउटवर्ड बताया, उसमें कस्टमर का नाम और डिटेल्स दे दिया, तो गवर्नमेंट को यह पता चल गया ना कि मेरे कस्टमर का इनवर्ड क्या है। और बिकॉज गवर्नमेंट को यह पता चल गया कि मेरे कस्टमर का इनवर्ड क्या है, तो 110% अब गवर्नमेंट को ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सारे कस्टमर का परचेजेस पता है, बिकॉज हर सप्लायर ने कस्टमर की डिटेल दी हुई है। अब जैसे मैंने अपने कस्टमर की डिटेल दी तो मेरा भी तो कोई सप्लायर होगा फ्रेंड्स, तो उसने अपना GSTR1 सबमिट किया होगा और उसने मेरी डिटेल दी हुई है। सो गवर्नमेंट को, जैसे मैं अपना आउटवर्ड बता रहा हूं, मेरा सप्लायर गवर्नमेंट को मेरा इनवर्ड बता रहा है, एंड बिकॉज मेरा सप्लायर गवर्नमेंट को मेरा इनवर्ड बता रहा है तो गवर्नमेंट को मेरे सारे इनवर्ड पता है। और वो इनवर्ड अब मैं गवर्नमेंट को नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स, वो इनवर्ड अब गवर्नमेंट मुझे सामने से बताएगा कि हमारे पास जो डिटेल्स आई हुई है उसके हिसाब से तुम्हारा इनवर्ड ये होना चाहिए। और वही डिटेल्स हमारे वहां जनरेट होती है इन अ रिटर्न कॉल्ड GSTR2A, एंड दैट गेट जनरेटेड इन योर अकाउंट ऑटोमेटिकली ऑन 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। यानी 10th तक तुम अपना आउटवर्ड बताओ, उसमें तुमने कस्टमर्स की डिटेल दे दी है, तो गवर्नमेंट खुद ये प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग करने के बाद कस्टमर के अकाउंट में उसका इनवर्ड जाएगा बेस्ड ऑन योर आउटवर्ड डिटेल्स, एंड दैट विल गेट ऑटोमेटिक जनरेटेड ऑन 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। सिमिलर वे मेरे सप्लायर ने मेरी डिटेल दी है तो वो मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिक जनरेट होकर आएगा ऑन 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, दैट ये सारा तुम्हारा इनवर्ड है। सो बेसिकली गवर्नमेंट आपसे खाली आउटवर्ड ही मांग रहा है, आप आउटवर्ड दो, इनवर्ड वो आपको बताएगा। और वो इनवर्ड 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक तुम्हारे अकाउंट में आ जाना चाहिए, क्योंकि 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक हर बंदा अपना आउटवर्ड प्रोवाइड कर देगा। फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग
क्यों? तो कि सप्लायर कस्टमर की डिटेल दे रहा है और कस्टमर यही चीज सप्लायर कस्टमर की डिटेल दे रहा है और गवर्नमेंट यही चीज कस्टमर को वेरीफाई करने के लिए भेज रहा है कि हमारे हिसाब से तुम्हारा इनवर्ड ये है, बताओ हाँ कि ना। यही हो रहा है ना फ्रेंड्स। मैंने 1 में गवर्नमेंट को डिटेल दे दिया कि मेरे कस्टमर का ये इनवर्ड है, उसके ऊपर से गवर्नमेंट 2A जनरेट करके कस्टमर को दे रहा है कि ये सप्लायर तुम्हारी डिटेल दे रहा है, बताओ यस और नो। So basically, government is going for cross verification for every supplier and every customer. Now let us take it further. देखो, अगर इंडिया में हर सप्लायर अपनी डिटेल एग्जैक्टली देगा तो हर कस्टमर की डिटेल एग्जैक्टली जनरेट होगी, परफेक्टली जनरेट होगी। एंड बिकॉज हर कस्टमर की डिटेल परफेक्टली जनरेट होगी तो उसे बस खाली एक्सेप्ट ही करना है कि हाँ भाई मेरा ये सब इनवर्ड है। बट प्रिसाइजली इंडिया में अभी ये पॉसिबल नहीं है कि हर सप्लायर हर कस्टमर की सारी डिटेल एकदम परफेक्टली दे। तो अब क्या? तो कि अब अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। मान लो कि मैं एक कस्टमर हूं, मेरे सप्लायर ने मेरी डिटेल दी ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उसने 1 में वो डिटेल दिया ही नहीं तो मेरे 2A में वो आएगा ही नहीं, क्योंकि 2A में गवर्नमेंट मुझे वो प्रोसेस करके देता है जिसकी इंफॉर्मेशन 1 के थ्रू उन्हें मिली है। सो अगर किसी ने 1 में गवर्नमेंट को ये डिटेल दी ही नहीं थी तो 2A में वो डिटेल कहां से आएगी फ्रेंड्स? इट इज नॉट गोइंग टू कम, इट इज बाय डिफॉल्ट नॉट गोइंग टू कम इन योर 2A। चलो मान लो अगर किसी सप्लायर ने आपकी डिटेल नहीं दी है तो तुम्हारे 2A में वो नहीं आ रहा है, तो यस यू हैव अ राइट टू मेक चेंजेस। 3 टाइप के चेंजेस का पावर होता है। नंबर 1, यू हैव अ राइट टू ऐड। सो ऐसे बिल्स जो तुम्हारे अकाउंट में नहीं आए, तुम्हारे 2A रिटर्न में नहीं आए, वो तुम ऐड कर सकते हो। सो यू हैव अ राइट टू ऐड, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, यू हैव अ राइट टू रिजेक्ट। ये उन केसेस के रिगार्डिंग है जो आपके अकाउंट में आए हैं बट एक्चुअली आपके है ही नहीं। माने सप्लायर ने किसी और का बिल जो उसने बेचे थे गुड्स किसी और को, फिजिकली बिल किसी और को दिया है, बट अपलोड करने के टाइम पे GSTIN किसी और का देने की जगह तुम्हारा दे दिया है, तो ऑब्वियसली वो डिटेल तुम्हारे अकाउंट में आ रही है बट जो एक्चुअली तुम्हारा इनवर्ड नहीं है। सो यू हैव अ राइट टू रिजेक्ट इट। थर्ड वन, मान लो कि सप्लायर डिटेल दे रहा है, सप्लायर ने मुझे ही बेचा है और मेरी ही डिटेल दे रहा है, बट जो डिटेल वो दे रहा है उसमें कहीं पे वो गलती कर रहा है, मे बी अमाउंट लिखने में गलती है या ऐसा कोई भी गलती है, तो यू हैव अ राइट टू मॉडिफाई। ये तीनों राइट है जो हर कस्टमर के पास रहेंगे। यू हैव अ राइट टू ऐड, यू हैव अ राइट टू रिजेक्ट, यू हैव अ राइट टू मॉडिफाई। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं फ्रेंड्स, मान लो कि आप एक ऐसे सप्लायर हो जिन्होंने मुझे गुड्स दिए हुए हैं बट आपने गवर्नमेंट को मेरी डिटेल नहीं दी है। तो अगर आपने गवर्नमेंट को मेरी डिटेल नहीं दी है ना, तो ऑब्वियसली मेरे 2A में वो डिटेल नहीं आएगी। यस फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी डिटेल नहीं दी है तो 2A में वो मेरी डिटेल नहीं आएगी ना। अगर नहीं आएगी कोई बात नहीं, अब मैं गवर्नमेंट को आपकी डिटेल दूंगा। जब मैं गवर्नमेंट को आपकी डिटेल दूंगा तो अब मुझे रिवर्स वे में ये इंफॉर्मेशन जनरेट करनी है। माने क्या? तो कि मैं रिवर्स वे में अब गवर्नमेंट को ये बताऊंगा कि आपने कौन से बिल नंबर के थ्रू कौन सी डेट को, आपका सप्लायर का नाम क्या है, कौन सा GSTIN है, कितनी वैल्यू, कितना टैक्स, कौन सी प्लेस पे, इंटर और इंट्रा में मुझे क्या गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किए हुए हैं। सो जो डिटेल एक्चुअली सप्लायर कस्टमर का देने वाला था, वो अगर सप्लायर ने कस्टमर का नहीं दिया तो अब कस्टमर वो डिटेल सप्लायर का देने वाला है, एग्जैक्टली सेम डिटेल। नाउ कस्टमर विल बी से कि इस सप्लायर ने जिसका ये GSTIN है, उसने ये बिल नंबर के थ्रू ये डेट को मुझे ये गुड्स जिसकी ये वैल्यू है, जिसका ये टैक्स है, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में ये प्लेस पे सप्लाई किया हुआ है। तो ये सारी डिटेल अब कस्टमर से सप्लायर के वहां पे जाएगी। सो ये फ्रेंड्स मैंने ऐसे लोगों की बात की, ऐसे सप्लायर, आप जैसे सप्लायर, यस नचिकेत भाई मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप जैसे सप्लायर जो हमें बेचते हैं गुड्स और हमारी डिटेल प्रोवाइड ना करे तो अब हम आपकी डिटेल प्रोवाइड करेंगे। अब हमारे पास दूसरे टाइप के भी सप्लायर है। मान लीजिए कि ये पूजन भाई है, उन्होंने गुड्स बेचे थे किसी और को, ने नाम दे दिया मेरा, बेचे थे किसी और को, जिसको बेचे थे बिल उसको ही दिया है, बट जब उसकी इंफॉर्मेशन वो ऑनलाइन अपलोड कर रहा है तो उसमें वो मेरा नाम दे रहा है। तो अगर उसके अंदर वो मेरा नाम दे रहा है तो ऑब्वियसली वो सारी डिटेल्स आएगी मेरे अकाउंट में, बट एक्चुअली जो डिटेल्स मेरे अकाउंट में आ रही है वो एक्चुअली मुझे बिलोंग नहीं कर रही है। सो अगर ऐसी कोई भी डिटेल मेरे अकाउंट में आती है जो मेरे इनवर्ड के रिलेटेड नहीं है तो आई हैव अ राइट टू रिजेक्ट।
पूजन भाई याद रखना, अगर आप मेरी डिटेल गलती से दोगे तो मैं ऑब्वियसली उसे क्या करूंगा, रिजेक्ट करूंगा। हाँ, कोई बोले सर आपने तो रिजेक्ट कर दिया, बट वो मेरा जो एक्चुअल बायर होगा वो क्या करेगा, तो फ्रेंड्स उसके अकाउंट में डिटेल नहीं आया है तो वो ऐड करेगा, मैं रिजेक्ट करूंगा। सी बेसिकली अगर तुम्हारे अकाउंट में डिटेल नहीं आता है तो यू हैव अ राइट टू एड इट, अगर तुम्हारे अकाउंट में गलत डिटेल आता है तो यू हैव अ राइट टू रिजेक्ट इट। अच्छा, गलत इन द सेंस तुम्हारा परचेज ही नहीं आता है तो रिजेक्ट है, अगर तुम्हारा परचेज है बट इंफॉर्मेशन गलत आता है तो यू हैव अ राइट टू मॉडिफाई। कैवल भाई आपके लिए स्पेसिफिकली पॉइंट है, आप लिखने में भी रेगुलर गलती ज्यादा करते हो। सो मान लो कि कैवल भाई आपने इनवॉइस बनाया, वो इनवॉइस अपलोड करने के टाइम पे आपने मॉनेटरी फिगर्स में कहीं पे गलती कर दिया, टैक्स का अमाउंट अलग बता दिया, वैल्यूएशन में कुछ प्लस माइनस है, तो सारी डिटेल्स आएगी मेरे वहां पे, बट जो आई वो सही डिटेल्स नहीं है कैवल भाई, वो गलत डिटेल है। सो इन दैट केस वी हैव अ राइट टू मॉडिफाई। सो मैं ये बिल को मॉडिफाई करूंगा। बेसिकली गवर्नमेंट क्या बोलता है, तुम्हें ऐड करना है तो ऐड करो, तुम्हें रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करो, तुम्हें मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करो, जो करना है करो। तुमको 5 दिन देते हैं। कोई बोले 5 दिन, तो कि यस फ्रेंड्स, मैंने बताया ना 11th को आपके वहां पे ऑटोमेटिक डिटेल आएगा और 15 तक तुम्हें अपना इनवर्ड, जैसे 1 है ना फ्रेंड, जीएसटीआर 1 जो हमने आगे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जीएसटीआर 1, ये जीएसटीआर 1 में हम अपनी आउटवर्ड डिटेल देते हैं और ये जीएसटीआर 2 है जिसके अंदर हमें अपनी इनवर्ड डिटेल देनी है। सो जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड डिटेल होती है, जीएसटीआर 2 में इनवर्ड डिटेल होती है। ऑलवेज याद रखना कि 1 में हम सारा अपना आउटवर्ड बताते हैं और 2 में हम सारा अपना इनवर्ड बताते हैं, बट 2 बनाने का बेस है तो व्हाट वी कॉल्ड एज जीएसटीआर 2A। सो 2A में ऑटोमेटिक डिटेल आई, उसमें से जो सही है वो एक्सेप्ट करो, जो गलत है उसे रिजेक्ट करो, कुछ मिसिंग है तो ऐड करो, जहां पे छोटा मोटा एरर है उसे मॉडिफाई करो, जो करना है करो, बट 15 तारीख तक अपना एक्चुअल जो भी इनवर्ड हो ना वो गवर्नमेंट को सबमिट कर दो और वो जिस फॉर्म में सबमिट होगा उसे हम बोलेंगे जीएसटीआर 2। अब जैसे मैंने बताया कि 2A में जो भी डिटेल्स आई है वो सारी सही थी तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया होगा, तो अब जो सप्लायर होगा उसे खाली कम्युनिकेशन ही पहुंचेगा कि यस कस्टमर हैज एक्सेप्टेड योर बिल। बट अगर मान लो कि उसमें कुछ डिटेल्स मिसिंग थी तो मैंने ऐड की होगी। सेम वे कुछ गलत इनवॉइसेस मेरे अकाउंट में आ गए होंगे तो रिजेक्ट किए होंगे। सेम वे कुछ इनवॉइस सही है बट इंफॉर्मेशन गलत आ गया होगा तो मैंने मॉडिफिकेशंस किए होंगे। अब जो भी एडिशन मैंने किए, जो भी रिजेक्शन मैंने किए, जो भी मॉडिफिकेशन मैंने किए वो मेरे सप्लायर के रिगार्डिंग है। तो जैसे सप्लायर के अकाउंट से डिटेल मेरे वहां पे आ रहा था, अब मैंने एडिशन, रिजेक्शन या मॉडिफिकेशन किए तो मेरे अकाउंट से यही सारी डिटेल सप्लायर के पास जाएगी, यानी अब मेरे जीएसटीआर 2 से सप्लायर का जीएसटीआर 1A बनेगा। मैं वापस बता रहा हूं फ्रेंड्स, जैसे आप समझ सकते हो मेरे सप्लायर के जीएसटीआर 1 से मेरा 2A बना था, यानी सप्लायर ने मेरी जो डिटेल थी वो गवर्नमेंट ने मुझे प्रोवाइड की थी। अब मैंने उसमें कुछ एडिशन किया हो, मैंने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया हो, मैंने उसमें कुछ रिजेक्शन किया हो, तो अब जो डिटेल्स है वो मेरी जगह से सप्लायर के वहां पे जाएगी और उसके लिए जो रिटर्न यूज होगा दैट इज जीएसटीआर 1A। तो अब बेसिकली मैंने सिंपल वर्ड्स में बताऊं, अगर सप्लायर मेरी डिटेल देता है तो बराबर है, अगर मैं उसकी डिटेल देता हूं तो अब गवर्नमेंट उस सप्लायर को यह बोलेगा कि तुमने तो हमको बोला नहीं कि तुमने धवल सर को गुड्स बेचे हुए हैं, बट धवल सर हमें बोल रहे हैं कि तुमने उन्हें गुड्स बेचे हुए हैं, और अगर वो ये बोल रहे हैं कि तुमने उन्हें गुड्स बेचे हुए हैं तो 110% अब वो अकाउंट में तुम्हारे आएगा। अब तुम बताओ कि हाँ तुमने एक्चुअल में बेचे हैं कि नहीं बेचे। तो ये नचिकेत भाई है जिन्होंने हमको गुड्स बेचे थे, बट वो हमारी डिटेल ना दे तो हम उनकी डिटेल गवर्नमेंट को देंगे और हमारे अकाउंट से ये डिटेल उसके अकाउंट में जाएगा, उनके जीएसटीआर 1A में जाएगा और गवर्नमेंट उनको पूछेगा कि भाई धवल सर बोल रहे तुमने उनको सप्लाई किया, ये रही उसकी डिटेल, बताओ हाँ के ना। सो फ्रेंड्स बेसिकली ये जो पूरा सिस्टम है ना उसमें गवर्नमेंट क्या ट्रेस कर रहा है, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। 1 में सप्लायर कस्टमर की डिटेल देगा जो 2A में कस्टमर के पास जाएगी और 2 में कस्टमर उसे एक्सेप्ट करेगा कि हाँ बराबर है मैंने ये परचेस किया हुआ है। अगर ये नहीं हो रहा है दैट मीन्स 1 में सप्लायर कस्टमर की डिटेल नहीं दे रहा है तो कस्टमर के 2A में वो नहीं आया तो कस्टमर 2 में उसका एडिशन करेगा और 2 के ऊपर से वो सप्लायर के 1A में जाएगा और अब सप्लायर को कंफर्मेशन देना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये सप्लाई किया था। सो सप्लायर गिव्स डिटेल ऑफ कस्टमर एंड कस्टमर एक्सेप्ट्स इट, कस्टमर गिव्स डिटेल ऑफ सप्लायर एंड सप्लायर हैज टू एक्सेप्ट इट। सो इसके कारण क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है। तो कल सुबह को ये बोले नहीं कि मैंने तो परचेज नहीं किया था, मेरा तो कोई परचेज है ही नहीं,
being very clear, you have accepted it, yes you have purchased it, and you have accepted it that yes you have supplied it. तो इससे सिस्टम फुल प्रूफ बन रहा है. जस्ट फर्दर अंडरस्टैंड दिस. अब होगा क्या फ्रेंड्स, यहां पे हमारे पास टोटल 4 रिटर्न हो गए, 1, 2A, 2 एंड 1A. अब उसमें जो 1 और 1A है ना, 1 और 1A, ये 2 रिटर्न हमारी सारी आउटवर्ड फाइनलाइज करेगा, क्योंकि 1 में मैंने खुद ही अपना आउटवर्ड बताया है और 1A में मेरे सप्लायर ने मेरा आउटवर्ड बताया था. तो 1 और 1A से मेरा आउटवर्ड फाइनलाइज होगा. और सिमिलर वे 2 और 2A, ये 2 रिटर्न है. सो व्हेन आई से 2 एंड व्हेन आई से 2A, तो ये मेरा इनवर्ड फाइनल करेगा. 2A में वो इनवर्ड है जो ऑटोमेटिकली आए थे और 2 में मैंने जो एडिशन किया वो है. तो इन दोनों से मेरा इनवर्ड फाइनल हो रहा है, इन दोनों से मेरा आउटवर्ड फाइनल हो रहा है. आउटवर्ड के ऊपर से मेरा टैक्स पेएबल डिसाइड होगा, इनवर्ड के ऊपर से मेरा क्रेडिट डिसाइड होगा और ये फाइनल करने के बाद जो आया वो मेरा नेट टैक्स पेएबल. एंड एज यू कैन सी 10 तक आउटवर्ड होगा, 11 तक ऑटोमेटिक इनवर्ड होगा, 15 तक फाइनल इनवर्ड होगा, 16 को वो सप्लायर के अकाउंट में जाएगा. सप्लायर हैज टू गिव कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस विद इन 1 वैसे 2 डेज है, 16 एंड 17. तो 17 तक उसे सारा कंफर्मेशन दे देना है. सो 17 तक तुम्हारा सारा आउटवर्ड फ्रीज हो जाएगा एंड सिमिलर वे तुम्हारा सारा इनवर्ड फ्रीज हो जाएगा. अब जो डिफरेंशियल अमाउंट पेएबल है वो तुम्हें एक्चुअली जाके डिपॉजिट करना पड़ेगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. एंड जब तुम डिपॉजिट करोगे तो उसकी डिटेल जिस रिटर्न में हम देते हैं, दैट इज वेयर वी से GSTR 3. तो ये जो लास्ट रिटर्न हमारा है GSTR 3, वो उसी के रिगार्डिंग है. ये रिटर्न के अंदर तुम्हें फाइनली ये बता देना है कि भाई मेरे पूरे महीने का टैक्स पेएबल अमाउंट क्या है, उसमें से मेरा क्रेडिट अमाउंट क्या है और मैंने कैश से कितना डिपॉजिट किया, और जिस दिन डिपॉजिट किया होगा उस दिन चालान नंबर और वो सारे एक्नॉलेजमेंट नंबर हो गए ना, उसकी डिटेल आपको 3 में देनी है. तो दैट ऑल डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन बाय 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ. See, basically friends, what I am trying to communicate is they have created a full proof system. आप समझो, मैं सप्लायर हूं, आप मेरे कस्टमर हो. मैं गवर्नमेंट को ये बताऊं कि मैंने आपको सप्लाई किया है. सिमिलर वे मेरा सप्लायर ये गवर्नमेंट को बता रहा है कि उन्होंने मेरे को सप्लाई किया है. माने गवर्नमेंट के पास हर सप्लायर और हर कस्टमर की डिटेल है. कल सुबह मान लो कि टैक्स की चोरी करने के लिए आप मेरे पास ये आते हो बोल के कि कैन यू प्रोवाइड मी गुड्स विदाउट टैक्स. फ्रेंड्स, मैं प्रोवाइड तो कर दूंगा विदाउट टैक्स, बट अगर मैं आपको विदाउट टैक्स प्रोवाइड करूंगा दैट मीन्स मैं आपका नाम का बिल नहीं बनाऊंगा. मैं आपके नाम का बिल नहीं बनाऊंगा दैट मीन्स मैं GSTR 1 में उसकी डिटेल डिस्क्लोज नहीं करूंगा. दैट मीन्स मैं गवर्नमेंट को ये नहीं बताऊंगा कि मैंने ये सप्लाई किया हुआ है. बट फ्रेंड्स, मैं गवर्नमेंट को ये नहीं बताऊंगा कि मैंने ये सप्लाई किया है, बट मेरे सप्लायर ने तो गवर्नमेंट को ये ऑलरेडी बोल दिया ना कि उन्होंने मुझे सप्लाई किया, कि आपने मुझे सप्लाई किया हुआ है. मैं गवर्नमेंट को कस्टमर की डिटेल नहीं दूंगा, मेरे सप्लायर तो मेरी डिटेल ऑलरेडी दे चुका है. सो दैट मीन्स एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स ये गुड्स मेरे पास है, जबकि मैंने एक्चुअली किसी को बेच दिए है तो फिजिकली मेरे पास नहीं है. तो अगर मान लो कि डिपार्टमेंट मेरे वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आता है, कोई बोले वो थोड़ी आएगा. अरे 100% आएगा ना, क्यों नहीं आएगा. डिपार्टमेंट एज वन ऑफ द जॉब इज टू अंडरस्टैंड, गो फॉर सर्च, गो फॉर सीजर, गो फॉर रेड. तो मान लो कि फ्यूचर में वो एक दिन मेरे वहां पे आएंगे और अगर वो मेरे वहां पे आए उस टाइम पे एज पर ऑन पेपर स्टॉक ये गुड्स मेरे पास होने चाहिए, फिजिकल स्टॉक ये मेरे पास नहीं होने चाहिए. तो अब मैं आंसर क्या दूंगा. फ्रेंड्स, आप बोल सकते हो कि बोल दो खो गया, चोरी हो गया. फ्रेंड्स, रोज थोड़ी बोल सकता हूं. ये कितनी बार बोल दूंगा खो गया कि चोरी हो गया. एक बार तो मैं पकड़ा जाऊंगा ना. कोई बोले तो सर अगर आपका कस्टमर विदाउट बिल मांग रहा है तो आप भी सप्लायर से विदाउट बिल लो. फ्रेंड्स, मैं अपने सप्लायर से विदाउट बिल दूंगा, बट उसका सप्लायर उसकी डिटेल दे चुका है. कोई बोले उसके भी सप्लायर से विदाउट बिल लो, तो फ्रेंड्स उसका सप्लायर उसकी डिटेल दे चुका है. कहीं तो ये चेन ब्रेक होगा और जिस दिन ये चेन ब्रेक होगा जो भी लोग फंसेंगे वो सब के सब इसमें हैवी पेनल्टी भरने वाले हैं. इनफैक्ट यहाँ पे प्रोसिक्यूशन के भी क्लॉजेज है जहां 5-5 साल तक इंप्रिजनमेंट की लाइबिलिटी की बात है. सो प्रिसाइजली GSTR 1, 2A, 2 and 1A creates a foolproof system. But the only problem is, are we in a position to implement this? तो फैक्ट ये है फ्रेंड्स कि अभी तक हम लोग GSTR 1 से आगे ही नहीं बढ़े. 2A, 2, 1A, आई मीन लाइक जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड. GST इंप्लीमेंट होने के बाद 7, 8, 9 महीने हो चुके हैं अब तक, और इतने महीने के अंदर भी अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों? तो कि हमारी सिस्टम उतनी फुल प्रूफ नहीं है. एक बाजू नेटवर्क उतना प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है और दूसरी बाजू लोग उतने प्रिपेयर्ड नहीं है. तो बिकॉज ऑफ दैट ये सिस्टम आज वर्क नहीं कर रहा है. एंड एज आई वाज सेइंग कि गवर्नमेंट एक्चुअली फेड अप हो चुका है और मेरे हिसाब से ये सारे रिटर्न्स वो बंद कर देगा.
ये रिटर्न्स वो बंद कर देगा, खाली एक रिटर्न चालू रहेगा विच इज GSTR 1। उसके अलावा एक और रिटर्न तो वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं विच इज GSTR 3B, बट दैट 3B इज जस्ट इनिशियली बोला गया था कि इट इज अ टाइम बीइंग रिटर्न, बट अभी देख के लग रहा है फ्रेंड्स कि इट इज गोइंग टू बी अ परमानेंट रिटर्न, या फिर 1 और 3B को मिला के कुछ नया डिक्लेयर करेंगे। बट बेसिकली ये सारे रिटर्न्स है जो आज एप्लीकेबल होने चाहिए थे बट हो नहीं रहे, और उसी के कारण आज एक ही रिटर्न एप्लीकेबल है, दैट इज 1। क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहा है? एज आई सेड, वन साइड सिस्टम इज नॉट प्रिपेयर्ड, सेकेंड साइड पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड। ये दोनों प्रिपेयर्ड नहीं है तो ये सिस्टम आज वर्क नहीं कर रहा है। सो लॉजिकली इफ यू से, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम दैट हैज बीन एवर डिजाइन्ड, because it creates a very strong focus on compliances, but practically applicable नहीं हो रहा है, implementation difficult हो रहा है। So it is a big problem। जो GST criticism है वो इसी कारण है, क्योंकि लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं, लोग prepared नहीं है, and that is why it is becoming a chaos for them, and that is why they are criticizing a government a lot। इनफैक्ट डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे जितनी गवर्नमेंट ने जितना उन्होंने उनको क्रिटिसाइज नहीं किया होगा, उससे ज्यादा क्रिटिसिज्म जीएसटी के कारण हो रहा है। उसका रीजन यही है। सो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड द सिस्टम विच वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम इफ समहाउ इट गेट्स इंप्लीमेंटेड। सो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा पॉइंट कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन कंप्लायंसेस। ये वन ऑफ द मेजर पॉइंट माना जाता है विथ रिगार्ड टू फंडामेंटल चेंजेस इन जीएसटी। Now, over and above that, friends, there are two more points which we are supposed to keep in mind. The first point, which says widening of the tax base. इंडिया में जीएसटी आने से टैक्स सिस्टम का बेस बहुत ज्यादा वाइडन हो गया है, उसका स्कोप बहुत बढ़ गया है। कोई बोले वाइडनिंग क्यों हुआ है, तो लॉजिकल है ना फ्रेंड्स। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, व्हेन आई यूज द वर्ड एज वाइडनिंग ऑफ द टैक्स बेस, तो क्या हो क्या रहा है पता है? तो जितना भी टैक्स है ना, उसका स्कोप कंटिन्यूअस बेसिस पे बढ़ गया है। तो ये बोले क्यों? तो क्या फ्रेंड्स, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, देयर आर सो मेनी सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल। टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर था जिसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं था, ना वैट था ना एक्साइज था। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड टैक्स सिस्टम। जबकि जीएसटी में टेक्सटाइल जैसे सेक्टर को फुल फ्लेज उन्होंने कवर कर लिया है। एंड अक्रॉस इंडिया एक एनालिसिस ये कहता है कि 1.5 करोड़ टेक्सटाइल के ट्रेडर्स हैं। तो अगर 1.5 करोड़ टेक्सटाइल के ट्रेडर्स है, तो ये लोग ना पहले वैट में थे ना ये लोग एक्साइज में थे, और एक ही झटके में ये सब के सब लोग जीएसटी में आने वाले हैं। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द स्कोप। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया टेक्सटाइल, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है, ऐसे बहुत सारे गुड्स है जो पहले जीएसटी में नहीं थे, बट जीएसटी में अब उन्हें कवर कर लिया गया है। एंड बिकॉज जीएसटी में अब उन्हें कवर कर लिया गया है, तो उसके कारण जो टैक्स बेस है वो बहुत ज्यादा वाइडन हो रहा है। सो इट्स अ वाइडनिंग ऑफ द टैक्स बेस विच इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैज एवर टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ जीएसटी। सिमिलर मैनर, व्हेन आई यूज द वर्ड एज, एक और रीजन है क्यों वाइडनिंग हुआ है, उसका रीजन है कि एग्जेम्पशंस विड्रॉ हो चुके हैं, बट उसका एक और स्ट्रॉन्ग रीजन है, दैट इज जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स थी वो कम कर दी गई है। कोई बोले माने, तो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, जीएसटी का वन ऑफ द प्रीसीडिंग एक्ट माना जाता है एक्साइज। ये एक्साइज में एक लॉ के हिसाब से, एक सर्वे के हिसाब से, नंबर्स में मैं जाऊं, चलो सर्वे बाद में बता रहा हूं, बट अगर मैं ये एक्साइज में नंबर्स में जाऊं तो आपको सबको ये पता होगा, एक्साइज में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 1.5 करोड़ का था। यस फ्रेंड्स, जो एक्साइज में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट था वो 1.5 करोड़ का था, जबकि जीएसटी में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 20 लाख का है। तो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ऐसे लोग जो 20 लाख से 1.5 करोड़ के अंदर है वो सब जीएसटी में ऑटोमेटिक बेसिस पे कवर हो रहा है। मैं उसी में सर्वे आपको बता रहा था कि गुजरात में प्रायर टू जीएसटी एक्ट गुजरात में 4.8 लाख रजिस्टर्ड ट्रेडर्स थे वैट में, रजिस्टर्ड डीलर्स थे वैट में, 4.8 लाख। उसमें से 4.5 लाख ऐसे थे जो एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं थे। क्यों? तो क्या प्रिसाइजली 20 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में थे। जबकि जीएसटी आने के बाद ये 4.5 लाख में से 80% जीएसटी में आ गए। सो 4.8 लाख में से 30,000 तो पहले से ही वैट में थे जो जीएसटी में माइग्रेट हुए। उस 4.5 लाख में से 80% एक्साइज में नहीं थे। फ्रेंड्स, एक सर्वे है जो मैं आपको बता रहा था, वो ये कह रहा है कि गुजरात में 4.8 लाख रजिस्टर्ड डीलर्स थे। ये 4.8 लाख में से प्रिसाइजली 4.5 लाख एक्साइज में नहीं थे। क्यों नहीं थे? तो क्या उनका टर्नओवर 20 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में था।
तो वो लोगों को एक्साइज में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं थी। बट ये 4.5 लाख में से 80% आज जीएसटी में है। सो 4.8 में से जो 30,000 थे वो तो एक्साइज में थे ही, और वो एक्साइज से सीधा जीएसटी में माइग्रेट हुए। बाकी के जो 4.5 थे उसमें से 80%, हाँ 4.5 के 4.5 एक्साइज में थे, अरे सॉरी वैट में थे, बट 4.5 में से 80% हम लोग मान रहे हैं कि जीएसटी में बाय डिफॉल्ट कवर हो गए। એટલે huge number is there. This survey is very important. So number of people to be increased in GST is a huge, amazing number is there, and because of that obviously tax का scope widen होने ही वाला है. So just keep that in mind. There is something called as widening of the tax base. वाइडनिंग जो टैक्स बेस का हुआ है उससे ऑब्वियसली इकोनॉमी में रेवेन्यू बढ़ने ही वाला है। एंड आई थिंक आप लोग अगर नंबर्स फॉलो कर रहे हैं तो आई मीन हर महीने का रेवेन्यू जो जीएसटी का हो रहा है वो 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1 लाख करोड़ पहुंच चुका है कुछ महीने में। सो ऑब्वियसली इट इज ह्यूज नंबर्स, एंड कंसिडरिंग दैट अगर एक साल का रेवेन्यू सोचोगे तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी 11 लाख 12 लाख करोड़। एंड फ्रेंड्स, द फैक्ट इज दैट अभी तक आधी रिटर्न की सिस्टम चालू ही नहीं हुई है, और फिर भी अगर 11 लाख 12 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो आई मीन जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द एक्चुअल नंबर्स। जब फुल फ्लेज सिस्टम वर्क करेगा और जब सारे के सारे लोग एग्जैक्टली प्रॉपरली काम करने लगेंगे तो प्रिसाइजली इट मे गो टू एनी नंबर, शायद 15 लाख करोड़ भी आराम से क्रॉस कर ले। जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो दैट इज वेयर वाइडनिंग ऑफ द टैक्स बेस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. And one of the last point that we need to understand is, it says business decisions based on commercial parameters rather than tax considerations. Yes friends, एक टाइम ऐसा था जब हमारे वहां पे जो बिजनेस के डिसीजंस है वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को कंसिडर करके नहीं, टैक्स की अपॉर्चुनिटीज को कंसिडर करके लिए जाते थे. फ्रेंड्स, आई एम नॉट किडिंग ऑन दैट, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन लाइक आप बिजनेस करते हो, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी सोच के करते हो या टैक्स की अपॉर्चुनिटी सोच के करते हो? हमारे वहां पे ऐसा होता था कि टैक्स को कंसिडर करके बिजनेस किया जाता था, ना कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को कंसिडर करके बिजनेस किया जाए. कोई बोले ऐसा थोड़ी होता है. आई गिव यू फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दैट फ्रेंड्स. व्हेन आई से द फर्स्ट वन, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वाज द नीड टू गो एंड प्रोड्यूस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. क्यों लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाके प्रोडक्शन करते हैं? द ओनली रीजन इज एग्जम्पशन. क्योंकि इनकम टैक्स में से एग्जम्पशन मिलता है, एक्साइज में एग्जम्पशन था, वैट में एग्जम्पशन था. बिकॉज 10-10, 15-15 साल का गवर्नमेंट एग्जम्पशन दे रहा है तो लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाके प्रोडक्शन कर रहे हैं. नाउ यू टेल मी व्हाई पीपल आर गोइंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. इज इट अ टैक्स बेनिफिट और इज इट अ बिजनेस बेनिफिट? तो क्या बिजनेस बेनिफिट थोड़ी है? मुझे बताओ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इतना बड़ा मार्केट है, क्या वहां पे फैसिलिटी उतनी अच्छी है, क्या वहां पे ट्रांसपोर्टेशन एकदम प्रॉपर है? फ्रेंड, ये सारे प्रॉब्लम है उन स्टेट्स में, बट फिर भी लोग वहां पे जाके प्रोडक्शन करें. सी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद देम, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द स्टेट, बट द फैक्ट इज वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उतना रैपिडली नहीं हो सकता था, बट अभी हो रहा है. उसका रीजन क्या था? तो क्या उसका रीजन है टैक्स कंसेशंस. So people are taking business decisions based on the tax opportunities rather than business opportunities, which is actually a fundamentally wrong point. कि टैक्स में बिजनेस ढूंढ रहे हैं हम लोग, बिजनेस पे टैक्स लगता है, जबकि हम लोग टैक्स को कंसिडर करके बिजनेस ढूंढ रहे हैं, विच इज नॉट सो गुड. बट अब दूसरा एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, ये थोड़ा टेक्निकल है, तो जिन लोगों को वैट और सीएसटी समझ में आता है वही लोग ये एग्जांपल इजीली ग्रास्प कर पाएंगे. व्हाट वाज द प्रॉब्लम? लाइक अगर मैं गुजरात में हूं और मान लो कि मैं गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग करता हूं और मैं जो गुड्स बनाता हूं वो मैं गुजरात के डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू रिटेलर और एंड यूजर को ऑफर कर रहा हूं, तो आई एम इन अ मच बेटर पोजीशन. बट अगर यही चीज मैं गुजरात में बना के महाराष्ट्र या राजस्थान या अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रहा हूं, अदर स्टेट के डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रहा हूं, और उनके थ्रू मैं वहां के रिटेलर्स को ऑफर कर रहा हूं, तो आई वॉज फेसिंग अ प्रॉब्लम. एंड दैट प्रॉब्लम इज ओनली विथ रिगार्ड टू वैट एंड सीएसटी. कोई बोले क्या? तो कि एज पर ओल्ड लॉ वैट की क्रेडिट मिलती है बट सीएसटी की क्रेडिट नहीं मिलती थी. एज पर ओल्ड लॉ, सो एज पर वैट क्रेडिट इज ऑलवेज अलाउड, वाइल सीएसटी क्रेडिट वाज नेवर अलाउड. सो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस हो रहा था. लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल. मान लो कि मैं एक चीज बनाता हूं जिसकी वैल्यू है 100 रुपए की. ये चीज मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देता हूं और डिस्ट्रीब्यूटर ये चीज आगे रिटेलर को देता है. मान लो कि डिस्ट्रीब्यूटर गुजरात का है. अब ये डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने बोला हुआ है कि जो चीज मैं तुम्हें 100 रुपए में दूं, तुम्हें आगे 120 में ऑफर करने की. सो 20% तुम्हारा मार्जिन है.
मान लो कि मैंने 100 के ऊपर वैट चार्ज किया, वैट का रेट 4% अज्यूम कर रहा हूं। सो मैंने 100 के ऊपर 4% चार्ज किया एंड बिकॉज यू आर इन गुजरात तो यू विल ऑल्सो गेट अ क्रेडिट ऑफ वैट, तो ये 4% का तुम्हें क्रेडिट मिल जाता है। सो 100 रुपया तुम्हारा कॉस्ट होगा और 4 रुपया तुम्हारा क्रेडिट होगा। 120 रुपए का वो प्रोडक्ट का प्राइस है और 120 पे भी 4% का वैट चार्ज होगा। सो इस केस में 4.8 रुपीज का वैट चार्ज होगा। सो 100 रुपए में गुड्स मैं तुम्हें दे रहा हूं, 120 रुपए में गुड्स तुम कस्टमर को दे रहे हो। सो 100 के ऊपर 4 का टैक्स है, 120 के ऊपर 4.8 का टैक्स है। तो तुम क्या करोगे, तो कि परचेस के ऊपर जो 4 रुपए का टैक्स है उसका आईटीसी ले लोगे और उसको 4.8 के सामने सेट ऑफ कर दोगे। सो अल्टीमेटली तुम 0.8 रुपीज कैश में पे करोगे। क्यों, तो कि मैं भी गुजरात में हूं, तुम भी गुजरात में हो और मैं जो चार्ज करूंगा उसका तुमको क्रेडिट मिल जाता है। सो वो तुम्हारी कॉस्ट नहीं बनेगा। अब मान लो ये सेम ट्रांजैक्शन मैं बता रहा हूं, बट अभी अजम्पशन ये है कि मैं तो गुजरात में ही हूं, बट मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो मेरे लिए अलग स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, नॉट इन गुजरात। सो बेसिकली जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है वो महाराष्ट्र का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो गुजरात का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। ही इज समवेयर इन महाराष्ट्र। अब अगर ही इज समवेयर इन महाराष्ट्र तो जब मैं गुजरात से गुड्स महाराष्ट्र बेचूंगा तो वैट चार्ज नहीं होगा। क्या चार्ज होगा फ्रेंड्स, बिकॉज इट इज इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, तो उसमें सीएसटी चार्ज होता है। और सीएसटी के रेट की बात करूं तो फ्रेंड्स इट इज 2% इंटरस्टेट में, अज्यूमिंग सामने वाला रजिस्टर्ड है, मुझे सी फॉर्म देने वाला है। सो उस केस में मैं 2% सीएसटी चार्ज करूंगा। तो अब मैं वो प्रोडक्ट उन्हें दूंगा एट 2%, सो दैट मीन्स इट इज 102। सो गुजरात के डिस्ट्रीब्यूटर को मैं 104 में दे रहा था, महाराष्ट्र के डिस्ट्रीब्यूटर को मैं 102 में दूंगा। तो कोई बोले सर उसको तो सस्ता मिला। अरे फ्रेंड्स सस्ता नहीं मिला, ये कॉस्टली हो गया। कोई बोले क्यों, तो कि भाई मैंने लोकल दिया तो मैंने 4% का टैक्स चार्ज किया, बट वो 4% का उसे क्रेडिट मिलने वाला है। जबकि मैं आउटसाइड गुजरात दूं तो मैं 2% चार्ज करता हूं सीएसटी, बट ये 2% का क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। सो ये 2% उसके लिए कॉस्ट है। किसके लिए, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। सो गुजरात के डिस्ट्रीब्यूटर का कॉस्ट 100 + 4 में से 4 का क्रेडिट मिला यानी 100 रुपया है। महाराष्ट्र के डिस्ट्रीब्यूटर का क्रेडिट 100 + 2 यानी 102। कोई बोले क्रेडिट, तो क्या क्रेडिट तो है ही नहीं, माने उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा 102। गुजरात के डिस्ट्रीब्यूटर का कॉस्ट कितना रहेगा 100, महाराष्ट्र के डिस्ट्रीब्यूटर का कॉस्ट कितना रहेगा 102। सो कैन आई से महाराष्ट्र का डिस्ट्रीब्यूटर यही प्रोडक्ट कॉस्टली परचेस कर रहा है। कोई बोले सर कॉस्टली परचेस करेगा तो उसका लॉस होगा। हाँ होगा ना, क्यों नहीं होगा फ्रेंड, क्योंकि गुजरात के डिस्ट्रीब्यूटर को भी मैंने वही बोला है कि तेरे को 120 में बेचने का आगे, टू कीप द यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्राइस अक्रॉस इंडिया। और महाराष्ट्र के डिस्ट्रीब्यूटर को भी मैंने वही बोला है कि तेरे को आगे 120 में बेचने का। सो टेक्निकली गुजरात का डिस्ट्रीब्यूटर 20% कमा रहा है, जबकि महाराष्ट्र का डिस्ट्रीब्यूटर यही ट्रांजेक्शन में 18% अर्न कर रहा है। सो 2% इज अ लॉस ऑफ गुजरात डिस्ट्रीब्यूटर, नो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र का डिस्ट्रीब्यूटर। तो महाराष्ट्र का डिस्ट्रीब्यूटर क्या सोचेगा, तो कि मैं गुजरात के मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्ट क्यों लूं। मैं अगर वही प्रोडक्ट महाराष्ट्र के मैन्युफैक्चरर की बेचूंगा तो वो मुझे वैट चार्ज करके देगा, उसका मुझे फुल क्रेडिट मिलेगा, तो मेरा मार्जिन 20% रहेगा। जबकि गुजरात के डिस्ट्रीब्यूटर के केस में ये गुजरात के मैन्युफैक्चरर के केस में ये मार्जिन 18% हो जाता है। सो दैट मीन्स महाराष्ट्र का डिस्ट्रीब्यूटर अपने ही लोकल मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट बेचेगा, गुजरात के मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट नहीं बेचेगा। कोई बोले सर ये तो गलत है। हाँ फ्रेंड्स, अभी इसको सॉल्व करने के लिए नंबर 1 रास्ता तो यही है कि मैं हर स्टेट में ही फैक्ट्री खोल दूं और वहीं से उस डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करूं, बट आई थिंक तुमको पता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या अब इसका और क्या सोल्यूशन, तो क्या और एक सोल्यूशन ये है कि आप हर स्टेट में जाके ब्रांच या व्हाट वी से एज कॉर्पोरेट ऑफिस या फिर गोडाउन या ऐसा कुछ ओपन कर लो। अगर तुम हर स्टेट में जाके ब्रांच या गोडाउन या कॉर्पोरेट ऑफिसेज ओपन कर रहे हो तो टेक्निकली आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिल जाएगा। कोई बोले कैसे, तो क्या सिंपल हो जाएगा फ्रेंड्स। जब गुजरात का मैन्युफैक्चरर महाराष्ट्र के डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है तो सीएसटी चार्ज होता है, बट गुजरात का मैन्युफैक्चरर अगर महाराष्ट्र के अपने ही ब्रांच पे गुड्स ट्रांसफर कर देता है तो इट्स अ ब्रांच ट्रांसफर एंड सीएसटी इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज इंटरस्टेट सेल, नॉट एप्लीकेबल व्हेन देयर इज ब्रांच ट्रांसफर। इंटरस्टेट सेल करोगे ना तो यह सीएसटी चार्ज होगा, बट अगर तुम खाली ब्रांच ट्रांसफर करोगे फ्रेंड्स तो सीएसटी चार्ज नहीं होता है। एंड बिकॉज सीएसटी चार्ज नहीं होता है तो उस केस में मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसे मैं दे ही नहीं रहा हूं। अब तो मैं किसको दे रहा हूं, अपनी ब्रांच को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मैं विदाउट टैक्स ट्रांसफर कर दूंगा। तो दैट मीन्स मेरी ब्रांच को ये गुड्स मैं 100 रुपए में ही ट्रांसफर कर दूंगा और अब मेरी ही ब्रांच उस डिस्ट्रीब्यूटर को लोकली बेचेगा।
अब गुजरात का कंपनी थोड़ी बेच रहा है, अब गुजरात का कंपनी ने महाराष्ट्र ट्रांसफर किया और महाराष्ट्र का जो ब्रांच है वो लोकली कस्टमर को दे रहा है, तो वो तो वैट ही चार्ज करेगा। तो 100 रुपए के ऊपर 4% का वैट लगा के वो महाराष्ट्र के डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, तो अल्टीमेटली उस डिस्ट्रीब्यूटर का जो 2% लॉस का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। कोई बोले तो ऐसा हम हर स्टेट में ब्रांच ओपन करते थे, तो लिटरली फ्रेंड्स इसके लिए एनालिसिस होता था। कोई भी मैन्युफैक्चरर उस स्टेट के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हो उन सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को इकट्ठा करता था कि भाई मान लो कि हम आपको ये 2% मार्जिन है जो आपका कट हो रहा है वो ना हो और आपको वो 2% मार्जिन फुल फ्लेज प्रोवाइड करे, तो आप पहले हमें बताओ कि कितना बिजनेस दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलके ये गारंटी दे कि अब मिनिमम एक्स अमाउंट का बिजनेस आपको देंगे, तो अब कंपनी उस एक्स अमाउंट के ऊपर अपना प्रॉफिटेबिलिटी गिनता था कि भाई अगर उस स्टेट में मैं ऑफिस ओपन करूं तो वो स्टेट मुझे एक्स अमाउंट का बिजनेस देगा, जिसके ऊपर अगर मैं 10% प्रॉफिट 20% प्रॉफिट जो भी कमा रहा हूं उसके हिसाब से गिनूं तो क्या मेरा प्रॉफिट होगा। एक बाजू ये एनालिसिस है कि क्या उस स्टेट में बिजनेस के कारण मेरा प्रॉफिट होगा, और दूसरी बाजू उस स्टेट में ब्रांच ओपन करने का कॉस्ट। ब्रांच ओपन करने का कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को एनालाइज कर लिया। अगर मान लो ब्रांच ओपनिंग करने का कॉस्ट 10,000 रुपया है महीने का और उस स्टेट से महीने का प्रॉफिट आ रहा है 25,000 रुपया, based on the minimum business that my distributors have guaranteed. If that is the case, so I should think of opening branch in that state because I'll get a profit of 25 and my cost is 10. As compared to that, अगर उस स्टेट में ब्रांच ओपन करने का कॉस्ट 10,000 है और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स मुझे मिनिमम बिजनेस गारंटी दे रहे हैं वो बिजनेस के हिसाब से जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है वो 10,000 से कम है, तो आई थिंक आई शुड नॉट ओपन द ब्रांच इन दैट स्टेट। टेक्निकली people were opening branch in different state considering tax benefit, not business benefit, क्योंकि उन्हें टैक्स बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन करना था, डिस्ट्रीब्यूटर को पास ऑन करना था, एंड बिकॉज उन्हें टैक्स बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूटर को पास ऑन करना था इसलिए वो हर स्टेट में ब्रांच ओपन करते थे। और मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो हर स्टेट में ब्रांच ओपन करते थे तो वो पॉसिबल है, लीगल है, बट वो डिसीजन कि ब्रांच ओपन करूं या ना करूं वो भी अगेन वो किसको कंसिडर करके लेते थे, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि भाई ब्रांच का कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सो बेसिकली अगेन पीपल आर डूइंग बिजनेस नॉट कंसिडरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, पीपल आर डूइंग बिजनेस कंसिडरिंग टैक्स अपॉर्चुनिटी कि अगर मुझे अपने डिस्ट्रीब्यूटर का 2% टैक्स बचाना है तो मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ रही है। सो एक्चुअल में there are people who are doing business based on tax opportunities, tax consideration rather than business opportunity. बट जीएसटी आने के बाद ये सब कुछ बंद हो जाएगा फ्रेंड्स। कोई बोले सर जीएसटी आने के बाद ये क्यों बंद हो जाएगा, तो फ्रेंड्स उसका सिंपल रीजन है। क्या रीजन है, तो कि अब जो भी डिसीजंस होंगे वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करके लिए जाएंगे, ना कि टैक्स ट्रांजैक्शंस को। क्यों, तो कि अब तुम इंटर स्टेट बेचो कि इंट्रा स्टेट बेचो फुल क्रेडिट है, सो ये वैट सीएसटी वाला प्रॉब्लम निकल जाएगा। इंटर स्टेट में भी उतना ही क्रेडिट मिलता है और इंट्रा स्टेट में भी उतना ही क्रेडिट मिलता है, तो जस्ट टू पास ऑन द क्रेडिट यू डोंट हैव टू ओपन द ऑफिस इन एवरी स्टेट। एंड सेकेंड थिंग विच इज अगेन रेलेवेंट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे बहुत सारे स्टेट्स है जहां पे टैक्स के एग्जम्पशंस बंद हो गए। सो बिकॉज वहां पे टैक्स के एग्जम्पशंस बंद हो गए तो ऑब्वियसली इंडिया में उसके कारण बहुत सारे लोग जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाते थे जस्ट टू गेट द टैक्स बेनिफिट, वो सब अब नहीं जाएंगे। अब वहां पे कौन जाएगा, तो कि ओनली दोज पीपल हु बिलीव दैट देयर इज अ ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन दोज स्टेट्स, then only the people will go and produce in that states. तो फ्रेंड्स यही सारे फंडामेंटल चेंजेस है जो हमें एक्चुअली रेफर करने थे कि जीएसटी आने से ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ऑलवेज ध्यान में रखने हैं। या तो ये जीएसटी आने का मेन रीजन है या फिर इन्हीं रीजंस के कारण जीएसटी आया हुआ है फ्रेंड्स। तो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फ्रेंड्स नाउ बेसिकली जो जीएसटी में अलग एक पॉइंट है फंडामेंटली, दैट इज अलग अलग जो 5 रेट्स है जीएसटी के। आई मीन लाइक एज यू कैन सी ओवर हियर जीएसटी में 0% है, 5% है, 12% है, 18% है एंड 28% है। सो 5 अलग अलग रेट्स है जो जीएसटी में ओवरऑल एप्लीकेबल होते हैं डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। आई मीन बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसके ऊपर 0% एप्लीकेबल है और बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जिसके ऊपर 28% तक टैक्स जाता है। हाँ, अगर आप जनरल रेट बोलो तो जीएसटी का 18% है, बट लाइक बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल इफ यू से वेजिटेबल्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, ये सारी चीजों के ऊपर ऑलमोस्ट 0% प्रिस्क्राइब किया हुआ है कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दोज प्रोडक्ट। एज कंपेयर टू दैट अगर मैं बात करूं हार्डकोर लग्जरी, आई मीन कार्स है और ऐसी चीजें है, ऑब्वियसली उसके ऊपर 28% का रेट है। सो ऑब्वियसली रेट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम नेसेसिटी टू लग्जरी।
सो 0 से लेके 28 अलग अलग पॉइंट्स हैं। ऑलवेज याद रखना कि ये सब रेट्स 0 से 28 के बीच में प्ले होते हैं, बट वो 28 के ऊपर नहीं जाने वाले हैं, और 0 इज द लीस्ट पॉसिबल रेट। 0 को बेसिकली लॉ में वो एग्जम्प्ट भी बोलते हैं। देखिए, एक चीज है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा देता हूं फ्रेंड्स। ऐसा है कि 0% और 0 रेट जीएसटी में अलग है। देखो, एकदम ब्रीफली बोल रहा हूं, 0% एंड 0 रेट are two different things. When I say 0% means against a product a rate of 0% is prescribed, means nothing but it is exempt. It is nil rate, it is exempt. ये exempt supply की definition में आ जाता है 0%. अब मैं बात कर रहा हूं 0 rated transactions, माने ऐसे transactions है जिसे 0 rated बोला जाता है। कोई बोले कौन से transactions है, तो लॉ में 0 rated नाम का एक टर्म दिया हुआ है और बोला हुआ है कि वो ट्रांजैक्शंस जहां पे आप एक्सपोर्ट करते हो या आप एसईजेड को सप्लाई करते हो, तो उन सारे ट्रांजैक्शंस को लीगली 0 रेटेड बोला जाएगा। फ्रेंड्स, मैं वापस बताता हूं दोनों पॉइंट। देयर इज समथिंग व्हिच सेज कि अगर मैं कोई गुड्स में डील करूं जिसके ऊपर 0% दिया हुआ है, 0% मींस एग्जम्प्ट, ये 0% और 0 रेट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। When I say 0% means I am talking about exempt, nil. When I say 0 rated means such transactions which are of export, which are of supplies to SEZ. माने रेट इसमें से कोई भी दिया हो 0 से लेके 28, बट अगर आप वो गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हो या आप उन्हें SEZ में सप्लाई करते हो, तो एज पर लॉ इट इज टर्म्ड एज 0 रेटेड ट्रांजेक्शंस। इट इज नॉट 0%, इट इज 0 रेटेड। कोई बोले चलो 0% समझ में आया, 0 रेटेड समझ में आया, वो बराबर है, बट एक्चुअल एक्चुअल पॉइंट क्या है इसका, एक्चुअल कंसेप्ट क्या है? तो फ्रेंड्स सिंपल है, 0% और 0 रेटेड में 0% में 0% प्रिस्क्राइब है, यानी टैक्स चार्ज ही नहीं हो सकता, जबकि 0 रेटेड में बाय नेचर तो टैक्स चार्ज हो ही रहा है। कोई बोले माने तो कि ट्रांजैक्शन तो एक्चुअली लायबल फॉर टैक्स है, कोई रेट भी प्रिस्क्राइब होगा, 5, 12 व्हाटएवर, 18, 28 कोई भी रेट प्रिस्क्राइब होगा। हाउएवर बिकॉज यू आर डूइंग एक्सपोर्ट, तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के कारण या एसईजेड के कारण टैक्स चार्ज नहीं कर रहा है। उसका मतलब ये थोड़ी है कि गुड्स नॉट लायबल फॉर टैक्स है, गुड्स तो लायबल फॉर टैक्स ही है, एक्सपोर्ट के कारण तुम्हें एग्जम्पशन मिल जाए। देखो, यहां गुड्स एग्जम्प्ट है, यहां गुड्स लायबल फॉर टैक्स है, एक्सपोर्ट का एग्जम्पशन है। दोनों में फर्क यही है कि यहां क्रेडिट नहीं मिलता है, यहां क्रेडिट अलाउड है। सो कीप दैट इन माइंड, 0%, 0 rate are two different things. 0% means, friends, yes, 0% means not liable for tax, and because not liable for tax, credit नहीं मिलेगा। It is covered by the definition of exempt supply. Friends, 0% और 0 rated में फर्क है। 0% माने क्या फ्रेंड्स? तो कि गुड्स जिसके ऊपर 0% का रेट प्रिस्क्राइब किया है, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर 0% का ही रेट प्रिस्क्राइब किया हुआ है, और बिकॉज उसके ऊपर 0% रेट प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो आपको कोई क्रेडिट नहीं मिल सकता, यू आर आउट ऑफ आईटीसी चैप्टर। एज कंपेयर टू दैट, व्हेन आई से 0 रेटेड ट्रांजैक्शन फ्रेंड्स, तो लॉ में 0 रेटेड नाम का एक ट्रांजैक्शन, एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि कौन से ट्रांजैक्शंस को 0 रेटेड बोलेंगे। उसमें बहुत क्लियरली बोला है कि एक्सपोर्ट्स एंड एसईजेड में जब आप सप्लाई करते हो ना फ्रेंड्स, तो उसे 0 रेटेड बोला जाता है। अब जो गुड्स हम सप्लाई कर रहे हैं ना, उसका रेट क्या है ना, वो छोड़ दो, वो कोई भी रेट हो सकता है, बट बिकॉज हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं, हम उसे एसईजेड को देते हैं, तो उसे लॉ में बोला जाता है 0 रेटेड ट्रांजैक्शन। यहां पे 0% रेट है, दिस साइड वी हैव अ रेट कॉल्ड 0%, this side I'm not saying we have a rate of 0%, rate can be anything, but since we export, since we supply to SEZ, तो उसे 0 rated बोला हुआ है। कोई बोले सर टैक्स भरने का कि नहीं, तो क्या इधर भी नहीं भरने का, नहीं इधर भी नहीं भरने का। इधर नहीं भरने का क्योंकि रेट 0% है, इधर नहीं भरने का क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई बोले फर्क क्या पड़ा, तो फ्रेंड्स फर्क ये है कि इधर 0% रेट है ना, तो आईटीसी नहीं मिलता है। बैक एंड सिस्टम सोचो कि ये ट्रांजैक्शन करने के लिए अगर तुमने कुछ गुड्स और सर्विसेज लिए है तो उस पर टैक्स चार्ज है, तो उसका आईटीसी तुम्हें नहीं मिलेगा। जबकि ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जहां पे
प्रोडक्ट के ऊपर तो कुछ ना कुछ टैक्स होगा, बट बिकॉज तुम उसे एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसके कारण तुम टैक्स नहीं भर रहे हो, बट बिकॉज प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स है तो तुम्हें आईटीसी अलाउ कर रहे हैं, और वो आईटीसी अगर अनयूटिलाइज रहे तो तुम्हें उसका रिफंड भी मिलता है। इनफैक्ट आपको पता हो तो लॉ में कुछ लिमिटेड ट्रांजेक्शन है जिसमें आईटीसी का रिफंड मिलता है, और उसमें से एक आधा ट्रांजेक्शन ये है जीरो रेटेड ट्रांजेक्शन। किसको जीरो रेटेड बोलेंगे फ्रेंड्स? जहां पे irrespective of actual rate prescribed, if you supply to SEZ or you export, it will be called as zero rated. याद रखना 0% zero rated. 0% means प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर 0% का रेट दिया हुआ है। जीरो रेटेड मीन्स रेट कोई भी दिया हो, सप्लाई टू SEZ और एक्सपोर्ट है। यहां टैक्स भरना है, नहीं भरना है क्योंकि 0% है। यहां टैक्स भरना है, टैक्स एप्लीकेबल है, बट बिकॉज एक्सपोर्ट है या SEZ है तो नहीं भरना है। यहाँ आईटीसी मिलता है, नहीं मिलता है, यहाँ आईटीसी मिलता है, यस मिलता है, और अगर वो आईटीसी अनयूटिलाइज रहे तो रिफंड भी मिलता है। तो फ्रेंड्स आई बिलीव सबको 0% और जीरो रेटेड का डिफरेंस समझ में आएगा, बराबर। अब एज आई सेड जो 5 रेट्स है 0, 5, 12, 18, 28, ये 5 अलग अलग रेट्स है जिसमें से कोई भी एक रेट आपको फॉलो करना पड़ेगा, बट ऑलवेज याद रखना कि ये एप्लीकेबल रेट्स है, and over and above that there is a concept of maximum permissible rate. जीएसटी में अगर आप मुझे ये पूछो कि व्हाट इज मैक्सिमम एप्लीकेबल रेट, फ्रेंड्स आई वुड से 28%, और जीएसटी में आप मुझे ये पूछो कि व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल रेट, आई वुड से 40%। आप रीड कर सकते हो नीचे फ्रेंड्स, द मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स इज 40%। जो मैक्सिमम एप्लीकेबल रेट है और जो मैक्सिमम परमिसिबल रेट है उन दोनों में फर्क है। मैक्सिमम एप्लीकेबल रेट कितना है? 28। मैक्सिमम परमिसिबल रेट कितना है? 40। तो कोई बोले सर क्या गवर्नमेंट 28 को बढ़ा सकता है? 100% फ्रेंड्स, गवर्नमेंट 28 को बढ़ा के 40% तक ले जा सकता है। कोई बोले गवर्नमेंट के पास ये डिसीजन मेकिंग पावर है, तो क्या गवर्नमेंट की जगह पे एक और अथॉरिटी है जो काम कर रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल करके गवर्नमेंट का एक बॉडी है जिसके पास ये डिसीजन मेकिंग पावर है। ये काउंसिल सारा डिसीजन लेता है। इनफैक्ट जीएसटी में जो भी चेंजेस होते हैं ना, रेट्स के हो या प्रोविजंस के हो, वो सारे चेंजेस बेसिकली काउंसिल रेकमेंड करता है। काउंसिल के अंदर कौन है फ्रेंड्स? तो वैसे तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में ये सब कुछ रेफर करेंगे ही, बट फिर भी ब्रीफ देता हूं। जीएसटी काउंसिल इज रिप्रेजेंटेड बाय एवरी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर है जो कैबिनेट मिनिस्टर है, इवन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो भी इसी में है। सो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट से फाइनेंस मिनिस्ट्री है, और स्टेट गवर्नमेंट से हर स्टेट के या तो चीफ मिनिस्टर या तो फाइनेंस मिनिस्टर है जो इस काउंसिल में बैठते हैं। और ये सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स या फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री में से जो लोग हैं वो सब मिलके जो एक काउंसिल बनता है, इज व्हाट वी कॉल्ड एज जीएसटी काउंसिल। और ये जो काउंसिल है, ये काउंसिल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मीटिंग कंडक्ट करता है और जरूरत लगे उसके हिसाब से गवर्नमेंट को चेंजेस रेकमेंड करता है, और वो जो चेंजेस रेकमेंड करता है उसके ऊपर से हमारे वहां पे कंटिन्यूअस बेसिस पे अमेंडमेंट आते हैं। सो आई थिंक आपको पता हो तो लाइक इनिशियली जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ जुलाई में, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, ये सारे मंथ्स के अंदर कंटिन्यूअस बेसिस पे रेट्स चेंज हुए थे। कोई प्रोडक्ट 28 से 18 में आया था, कोई 18 से 12 में गया था, कोई 12 से 5 में आया था। क्यों हुआ था? तो ये सारी चीजें काउंसिल ने रेकमेंड की थी। तो काउंसिल के पास ये पावर है कि वो रेट चेंज के लिए रेकमेंडेशन भेज सकता है। काउंसिल रेकमेंडेशन किसको भेजेगा? तो क्या काउंसिल रेकमेंडेशन भेजता है गवर्नमेंट को, और उसके ऊपर से गवर्नमेंट को जो जरूरी लगे वो चेंजेस वो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगा। सो अगर कल सुबह काउंसिल को लगता है कि भाई जीएसटी में जो रेट एप्लीकेबल है वो 28 है बट हमें वो बढ़ाना है, तो वो काउंसिल रेकमेंड भेजेगा गवर्नमेंट को, एंड जैसे ही काउंसिल रेकमेंडेशन भेजेगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उस रेकमेंडेशन को कंसिडर करके अपने वहां पे अमेंडमेंट ला सकता है, और उस केस में ये रेट बढ़ा के 30, 32, 35, 40 तक ले जाया जा सकता है, बिकॉज काउंसिल जब रेकमेंड करेगा तो गवर्नमेंट उसके ऊपर से रिएक्ट करता है। कोई बोले कि क्या काउंसिल के रेकमेंडेशन के बिना गवर्नमेंट एक्ट कर सकता है? नॉट पॉसिबल, बिकॉज जीएसटी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो यही है कि काउंसिल जब तक रेकमेंड नहीं करेगा तब तक गवर्नमेंट चेंजेस नहीं कर सकता। सो काउंसिल हैज टू रेकमेंड, देन ओनली गवर्नमेंट विल चेंज इट। अच्छा, कोई बोले कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि काउंसिल 40% से भी ऊपर का रेट रेकमेंड करे? शायद हो सकता है। लाइक आज 28 है, मान लो कि काउंसिल रेकमेंड करके 35 करवाता है,
35 होने के बाद काउंसिल को लगता है कि नहीं हमें और बढ़ाना है, तो 35 के बाद वो 45% रेकमेंड कर रहे हैं, तो क्या तो भी गवर्नमेंट कर सकता है? तो कि फ्रेंड्स काउंसिल रेकमेंड करेगा अगर 45%, तो मैटर विल गो टू पार्लियामेंट, बिकॉज पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया है उसमें जो मैक्सिमम रेट अलाउ किया गया है वो 40 है। तो अगर उससे ऊपर जाना है तो काउंसिल के रिकमेंडेशन से सीधा गवर्नमेंट एक्ट नहीं कर सकता, काउंसिल के रिकमेंडेशन से ये मैटर पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट ये रेट बढ़ाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट उसे बढ़ा के 45% तक ले जा सकता है। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि भाई अगर 40% तक चेंज करना है तो काउंसिल रिकमेंड्स, गवर्नमेंट एक्ट्स। अगर 40 के ऊपर जाना है तो काउंसिल रिकमेंड्स, पार्लियामेंट मॉडिफाइज द लॉ एंड देन गवर्नमेंट चेंजेस। तो ये दोनों प्रोविजन आपको याद रहने चाहिए कि मैक्सिमम एप्लीकेबल रेट एंड मैक्सिमम परमिसिबल रेट। हाँ, याद रखना कि ये जीएसटी का मैक्सिमम परमिसिबल रेट 40% है, बट अगर आप सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट में रिफर करोगे ना तो वहां पे लिखा है मैक्सिमम परमिसिबल रेट्स 20% एंड 20%, विच इज लॉजिकल क्योंकि एक्चुअल एप्लीकेबल रेट 40 हो सकता है, तो सीजीएसटी कैन नॉट बी मोर देन 20 एंड एसजीएसटी कैन नॉट बी मोर देन 20, सो ऑब्वियसली ओवरऑल जीएसटी विल नॉट बी मोर देन 40%। सो आई थिंक ये सबको क्लियर है। ऑलवेज याद रखना, मैं आपको वैसे तो आगे बता ही चुका हूं, बट देर इज समथिंग कि जीएसटी में ओवर एंड अबव दिस 5 रेट्स फ्रॉम 0 to 28 देर इज समथिंग कॉल्ड एज जीएसटी कंपनसेशन सेस, और ये जो कंपनसेशन सेस है वो 28% तक की लिमिट में नहीं आता है, रादर वो उसके भी ऊपर है। तो याद रखना कि मैंने पहले भी बताया था 6 प्रोडक्ट्स ऐसी है जिसके ऊपर कंपनसेशन सेस चार्ज हो रहा है। आई मीन यू कैन रीड आउट ओवर हियर, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स दी गई है उसके ऊपर कंपनसेशन सेस एप्लीकेबल है। देयर आर प्रोडक्ट्स लाइक पान मसाला, देयर आर प्रोडक्ट्स लाइक सिगरेट, देयर आर प्रोडक्ट्स लाइक टोबैको, देयर आर प्रोडक्ट्स लाइक कार्स, देयर आर प्रोडक्ट्स लाइक एरेटेड ड्रिंक्स एंड कोल। ये 6 प्रोडक्ट ऐसी है जिसके ऊपर आज कंपनसेशन सेस प्रिस्क्राइब्ड है, एंड बिकॉज कंपनसेशन सेस प्रिस्क्राइब्ड है तो उसके कारण GST cannot go above 28, but compensation cess can always be more than 28. So हम लोग आज भी प्रोडक्ट देखते हैं जैसे कि एरेटेड ड्रिंक्स है तो उसके ऊपर जो GST एप्लीकेबल है वो 40% तक जाता है। क्यों? तो कि 28% GST है और 12% कंपनसेशन सेस है। कार्स के ऊपर 43% है, 53% तक भी है कि भाई लाइक अगर लग्जूरियस कार्स है एसयूवी या सेडान तो 53% तक भी जाता है, जहां पे 28% जीएसटी है और 25% कंपनसेशन सेस है। टोबैको के ऊपर, पान मसाला, सिगरेट के ऊपर भी बहुत ज्यादा अमाउंट का सेस है। इसलिए जीएसटी कैनॉट, आई मीन जीएसटी का जो मैक्सिमम एप्लीकेबल रेट है वो 28 है, बट कंपनसेशन सेस एडिशनली चार्ज हो सकता है। कोई बोले सर मैक्सिमम कंपनसेशन सेस कितना चार्ज होगा, तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वो अलग अलग है। जो हम लोग जीएसटी कंपनसेशन सेस नाम का एक एक्ट है उसके कुछ बेसिक प्रोविजंस पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं आपको समझा दूंगा। सो जीएसटी कंपनसेशन सेस प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अलग चार्ज हो सकता है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट है जिसमें परसेंटेज में है, कुछ प्रोडक्ट है जिसमें पर यूनिट बेसिस पे, पर टर्न बेसिस पे है, जैसे कि कोल। तो अलग अलग प्रोडक्ट पे क्राइटेरिया अलग अलग है, वो हम बाद में रिफर कर लेंगे। बट एज ऑफ नाउ इफ यू से व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल रेट ऑफ जीएसटी, तो क्या मैक्सिमम परमिसिबल रेट ऑफ जीएसटी इज 28% एंड maximum applicable rate of GST is 28% and what is maximum permissible rate of GST is 40%. Now let us talk about the brief history. See, GST rate समझ में आ गया, फंडामेंटल चेंजेस आ गए। अब ब्रीफ हिस्ट्री है, जो जीएसटी आया उसकी पूरी चैनल दी गई है कि जीएसटी जो आया वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या मेन चीजें थी उसके अंदर, कब ओरिजिनली गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया था, कब उसको ऑफिशियली ऑन पेपर बताया गया था। सो ऑल दोज पॉइंट्स दैट वी हैव टू रेफर। तो लेट अस टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जीएसटी। एज आई सेड, लेट अस टॉक अबाउट हिस्ट्री। जीएसटी की जो हिस्ट्री की बात है, तो फर्स्ट पॉइंट इज कब जीएसटी आने का मेन प्रोविजन बना था। तो एक्चुअली तो 1998 में आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने अपने किसी पब्लिक स्पीच में या पब्लिक अपीयरेंस में ये बोला था कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ब्रिंग अप जीएसटी। बट टेक्निकली भले 1998 में ये बोला हो कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ब्रिंग जीएसटी, टेक्निकली उस टाइम पे तो हम प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, क्योंकि जीएसटी अलग अलग टैक्सेस के अंदर जो डबल टैक्सेशन है उसको निकालने के लिए लाने जाने वाला था, जबकि लाइक बहुत सारी जगह पे इंटरनल डबल टैक्सेशन का प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हुआ था। लाइक एक्साइज में जो डबल टैक्सेशन का प्रॉब्लम सेनवेट ने सॉल्व किया, तो वो प्रॉब्लम सेनवेट ने 2001 में सेनवेट आया उसके बाद सॉल्व हुआ। सेम वे सेल्स टैक्स में जो वैट का प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम भी 1999 में गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया था, बट लाइक 2005 तक तो वैट फुल फ्लेज इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ था, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुआ था।
अब लाइक इंटरनल जो टैक्सेस थे ना, कैंसिल यार फरी बार करूँ लखी दे दो टाइम तुम्हें। तो हिस्ट्री में जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज द एम्पावर्ड कमिटी इशू। बट बिफोर आई स्पीक अबाउट दिस, बिकॉज ये ऑफिशियल हो गया, पहली बार एम्पावर्ड कमिटी बनी जो ईयर 2000 में बनी थी, बट एक्चुअली 1998 में कोई पब्लिक अपीयरेंस में अटल बिहारी वाजपेयी सर ने ऐसा बोला था कि इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ब्रिंग अप जीएसटी, जबकि ईयर 2000 में उसके लिए एक पहली बार कमेटी बनी थी कि भाई हमें जो जीएसटी में जाना है तो उसके लिए हमारा मॉडल क्या होना चाहिए, इधर वी शुड थिंक ऑफ ड्यूअल जीएसटी मॉडल और वी शुड थिंक ऑफ सिंगल जीएसटी मॉडल, क्या मॉडल हम लोग करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। सो ये सबसे पहला जो ऑफिशियल स्टेप हुआ है वो ईयर 2000 में हुआ है, जब एक कमेटी बनाई गई थी जस्ट टू डिसाइड वेदर वी शुड गो फॉर सिंगल और ड्यूअल या कैसे हम लोग जीएसटी का मॉडल डेवलप करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप माना जाता है विच वॉज डन इन ईयर 2000। जो सेकेंड बेंचमार्क स्टेप था दैट इज समवेयर इन ईयर 2006। बेसिकली ईयर 2006 के तक कुछ मेनली हुआ नहीं था, बट 2006 में कांग्रेस गवर्नमेंट, टू बी प्रिसाइज चिदम्बरम साहब ने ऐसा अनाउंस किया था कि हम लोग अभी फर्स्ट टारगेट दे रहे हैं, दैट इज 1 अप्रैल 2010, तब तक हम लोग जीएसटी को इंप्लीमेंट कर देंगे। सो 1 अप्रैल 2010 इज द फर्स्ट टारगेट सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्लीमेंट द जीएसटी। कोई बोले सर अप्रैल 2010 तब तक, तो प्रिसाइजली वो टारगेट था ना फ्रेंड्स। कोई बोले एक्चुअल में अचीव तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज नवंबर 2010 में पहली बार इसका ड्राफ्ट डिस्कशन पेपर बना था, तब तक तो वो डिस्कशन पेपर ही नहीं था। सो दो गवर्नमेंट वाज पुटिंग दैट पॉइंट कि हमें अप्रैल 2010 से जीएसटी इंप्लीमेंट करवाना है, बट उसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट पेपर बना था दैट वाज लेड डाउन ओनली इन द ईयर नवंबर, 2010 में भी नवंबर महीने में वो पेपर लेड डाउन हुआ था। सो तब तक तो कुछ फंडामेंटली या कुछ स्टेप या जो बोलते हैं ना प्रोग्रेस हुआ ही नहीं था। प्रोग्रेस ही नवंबर 2010 से स्टार्ट हुआ वेयर फर्स्ट डिस्कशन पेपर वाज देयर। कोई बोले कोई और बेंचमार्क इवेंट, तो कि यस 2014 जब आई थिंक आपको पता हो तो जो बीजेपी गवर्नमेंट था उनका इलेक्शन के बाद एक स्ट्रांग पोजीशन था लोअर हाउस दैट इज लोकसभा के अंदर, तो उन्होंने इमीडिएट बेसिस पे नवंबर, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, बट समवेयर इन नवंबर 2014 दे गॉट द सेम अप्रूव्ड इन द लोकसभा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जो जीएसटी के लिए लाना था दैट वाज समवेयर ब्रॉट इन द नवंबर 2014, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग ये सोचने लगे कि भाई अब जीएसटी एक वाइबल ऑप्शन है। तब तक तो वो वाइबल था नहीं था, वो डाउटफुल था एक बहुत बड़े लेवल पे। एक और जो अप्रूवल आया वो ईयर 2015 में आया, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास कर दिया पार्लियामेंट ने एंड उसे राज्यसभा को रेफर किया गया। सो अगेन दैट वाज वन ऑफ द बेंचमार्क इवेंट। कोई बोले सर 2015 में राज्यसभा ने पास किया, तो क्या नहीं, राज्यसभा हैज गिवन द अप्रूवल एट अ लेटर स्टेज, अभी खाली लोकसभा ने अप्रूवल दिया था। राज्यसभा ने ये अप्रूवल कब दिया, तो एज यू कैन सी ओवर हियर इट वाज इन ईयर 2016, आई थिंक इट वाज अगस्त 2016 व्हेन राज्यसभा अप्रूव्ड इट एंड दैट इज अपर हाउस अप्रूव्ड इट। एंड आई थिंक सबको ये पता है कि लॉ बनने का एक प्रोसीजर है, फर्स्ट both the houses of parliament, that is lower house and upper house, that is Lok Sabha and Rajya Sabha, has to approve it, and then it goes to the president. So once Rajya Sabha has approved it in August 2016, it was presented, it was submitted to the president for the purpose of approval, and president gave the approval somewhere on 8th of September 2016, and because president approved it on 8th September 2016, so now this becomes act. तब तक तो वो खाली बिल था, बट बिकॉज प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया तो वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हुआ, और जिस दिन वो एक्ट बनता है वहां से एग्जैक्टली 1 ईयर होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट को उसे इंप्लीमेंट करवा देना होता है। तो सितंबर 2016 से लेके 2017 सितंबर तक का पावर था गवर्नमेंट के पास, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के पास, कि इस एक्ट को वो इंप्लीमेंट कर पाए। They've initially tried, I think 1st April 2017, but somehow they, ultimately found that ये target achievable नहीं है। I think in the month of March they redecided the target with July 2017, and that is the exact month from where the GST is applicable. So GST has been successfully I would doubt, but at least has been implemented with effect from 1st July 2017. तो फ्रेंड्स ये है हमारा जो जीएसटी को इम्प्लीमेंटेशन करवाने का जो हिस्ट्री था वो, कि भाई
वही ओरिजिनली डिस्कशन स्टार्टेड इन द ईयर 1998, बट स्टेप बाय स्टेप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2017 में उसे ऑन पेपर हम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाए। नाउ फ्रेंड्स, ये एक हमारा था ओवरऑल व्यू पॉइंट विथ रिगार्ड टू व्हाट वी कॉल्ड एज ओवरव्यू और व्हाट वी अंडरस्टैंड एज फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ जीएसटी। ये सारे फंडामेंटल रेलेवेंट प्रोविजंस थे, ठीक है। अब उसी के ऊपर एक और कंसेप्ट है जो हमें पढ़ना है, जो मैंने आपको समझाया था सीमलेस क्रेडिट रिजाइम के अंदर। व्हाट इज दैट? तो कि यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। तो कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन कैसे होता है? वैसे तो मैं आपको समझा चुका हूं कि कौन सी क्रेडिट किसके सामने सेट ऑफ होगी, कौन सी क्रेडिट किसके सामने सेट ऑफ नहीं होगी, बट फिर भी उसके यूटिलाइजेशन के लिए अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो वही पॉइंट्स हमें एक एक करके डिस्कस करने हैं। तो आइए देखते हैं अलग अलग एग्जांपल्स जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन के रिगार्डिंग है। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.